प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 201। मुझे समझ नहीं आता तुम यहाँ किस बात की अकड़ दिखा रही हो। जैसे ही ये शब्द सिया के मुंह से निकले, आसपास खड़े सभी लोग सन रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जो औरत एक पल पहले स्नेहा को देखकर मुस्कुरा रही थी, वो अगले ही पल उसे सरेआम जलील कर देगी। क्या इसी को आजकल की प्लास्टिक फ्रेंडशिप कहते हैं? वो मरीज जो अब तक खुश हो रहे थे कि सिया ने लाइन नहीं तोड़ी, अब स्नेहा को सिया द्वारा इस तरह जलील होते देख तुरंत पलटी मार गए और स्नेहा की तरफ उंगली उठा उठाकर फुसफुसाने लगे। मुझे लगा था ये किसी की मदद करने आए हैं, पर ये तो उसे जाल में फंसा रही थी। अच्छा हुआ उस लेडी ने इसकी बात नहीं मानी, वरना न जाने ये उसे कैसे कैसे जलील करती। दिखने में तो शरीफ लगती है, पर पेट में पाप भरा है। छी, ऐसी घटिया सोच। दूसरी ओर सिया भीड़ के बीच पीहू को गोद में लिए एकदम शांत खड़ी थी। स्नेहा की इन बेहुदा बातों का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था, जैसे कीचड़ के बीच खिलने वाला कमल अलिप्त और बेदाग। उसे भरोसा नहीं था कि डॉक्टर लांबा आंख बंद करके स्नेहा की हर बात मान लेंगे। उसे यकीन था कि रंजीत लांबा एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशे के धर्म और मर्यादा का पालन करेंगे। इसलिए उसने स्नेहा की उन घिनौनी और बर्दाश्त से बाहर बातों को हवा में उड़ा दिया, उन्हें नजरअंदाज करके अपनी दूरी बनाए रखी। लेकिन वहां खड़े कुछ नौजवान, जिनका खून अभी गर्म था, उनसे रहा नहीं गया। वे आगे आए और स्नेहा की नाक के नीचे उंगली नचाते हुए जोर जोर से उसे फटकारने लगे। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ये हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है? तुम कहोगी कि मरीज नहीं देखा जाएगा तो नहीं देखा जाएगा। तुम खुद को समझती क्या हो? और किसी को घुटने टेकने और नाक रगड़ने के लिए कहना, सोशल मीडिया पर खुद को रंडी लिखवाना। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर दिमाग खराब है तो डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ क्यों बकवास कर रही हो? शुक्र मनाओ कि ये हॉस्पिटल है, अगर ये हमारा इलाका होता तो तुम जैसी औरत को तो हम कब का सीधा कर चुके होते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इन गालियों और लानतों का स्नेहा पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसने अपने हाथ छाती पर बांध लिए और मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखने लगी जो उसे कोस रहे थे। जब वे अपना गुस्सा निकाल चुके तो उसने नाक सिकोड़ते हुए बड़े ही हिकारत भरे अंदाज में कहा, हाँ क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे होने वाले ससुर वही पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट हैं जिन्हें तुम सब दिखाने के लिए लाइन में लगे हो। अगर मैंने उनके कान में 2 शब्द कह दिए ना। इतना कहकर स्नेहा रुकी, उन लोगों पर एक सरसरी नजर डाली जिन्होंने अभी अभी उसे बुरा भला कहा था, और तिरस्कार से हंसी। हाँ, क्या तुम लोग अब भी चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का इलाज हो? अरे ओ बेवकूफ़ औरत, क्या तुम अब भी सपने देख रही हो? तुम्हें लगता है कि डॉक्टर लांबा तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, अपना करियर दांव पर लगाएंगे और मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेंगे? तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही तोप समझती हो, है ना? उन नौजवानों को स्नेहा की औकात पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, उसे एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं समझा। लेकिन स्नेहा ने बड़े इत्मीनान से कंधे उचकाए। जिंदगियों के साथ खिलवाड़? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूं कि अपने होने वाले ससुर के भविष्य के साथ मजाक करूंगी? मैं तो बस उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें कोई मामूली सी दवा लिख कर दे दें, जिससे तुम्हारे बच्चे जल्दी ठीक ना हों। वैसे भी जब तक तुम्हारे बच्चे मरते नहीं, तुम जैसों को क्या ही पता चलेगा कि मेरे ससुर ने इलाज ठीक से किया है या नहीं। फिर जब तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं होंगे तो तुम्हें बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिससे डिपार्टमेंट की कमाई बढ़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे ससुर इस बात से मना करेंगे?
बस फर्क इतना है कि इस चक्कर में तुम्हारे बच्चों को वो तकलीफें झेलनी पड़ेंगी जो शायद उन्हें नहीं झेलनी चाहिए थी, और ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे जुबान लड़ाई और मुझे नाराज किया। वाह, क्या शानदार माँ बाप हो तुम लोग, हे। अपनी बात खत्म करते ही स्नेहा जोर से हंस पड़ी। उसका चेहरा जीत की खुशी से चमक रहा था, बिल्कुल उस ओछे इंसान की तरह जिसे अचानक कहीं से थोड़ी ताकत मिल गई हो। और वो नौजवान जो अभी स्नेहा की नाक के नीचे उंगली करके उसे कोस रहे थे, ये सुनते ही एकदम चुप हो गए। उनकी बोलती बंद हो गई। हालांकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि स्नेहा की बातें पूरी तरह हवाई नहीं थीं। आखिरकार हर हॉस्पिटल के अपने टारगेट्स होते हैं। भले ही डॉक्टर आमतौर पर ऐसा नहीं करते, लेकिन किसी खास मरीज के लिए 2 दवाइयां कम या ज़्यादा लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर शिकायत की भी जाए तो साबित करना मुश्किल होगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। इसके अलावा स्नेहा सबको निशाना नहीं बना रही थी, वो सिर्फ उन गिने चुने लोगों को धमका रही थी जिन्होंने उसका विरोध किया था। इसलिए डॉक्टर लांबा पूरी तरह से उसकी मांग के अनुसार काम कर सकते थे। अपने बच्चों की जल्दी रिकवरी के खातिर उन माँ बाप को खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। भले ही कई नौजवान स्नेहा से भिड़ना चाहते थे, पर उनकी बीवियों ने उन्हें पीछे खींच लिया और आंखों ही आंखों में ऐसा इशारा किया कि वे चुपचाप अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, फिर से चूं करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोई और रास्ता नहीं था। किसी अजनबी की इज्जत का वजन उनके अपने जिगर के टुकड़ों की जान से ज्यादा भारी तो नहीं हो सकता था। मदद करना इंसानियत है, न करना भी समझदारी है। वैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली थी। स्नेहा जैसी ऊंची पहुंच वाली औरत से पंगा लेना इन आम लोगों के बस की बात नहीं थी। उन माँ बाप को लाचार होकर सिर झुकाते देख स्नेहा को असीम आनंद मिला। दूसरों की किस्मत अपनी मुट्ठी में रखने का यह नशा उसे पहली बार महसूस हो रहा था। यह नशा इतना गहरा था कि वह भूल गई कि जो ताकत वह दिखा रही थी वह उसकी अपनी नहीं बल्कि उधारी की थी। जब उसने देखा कि अब कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो स्नेहा ने सीधे सिया की आंखों में देखा और विजयी मुस्कान के साथ ताना मारा। कैसा लगा? 8 बजने वाले हैं। अगर तुमने जल्दी फैसला नहीं किया तो जैसे ही मेरे ससुर आएंगे मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दें। फिर तुम्हारी बेटी को इस जिंदगी में कभी मेरे ससुर से सही इलाज नहीं मिल पाएगा। इतना कहकर स्नेहा ने आंखों में चमकती हुई हंसी के साथ सिया को देखा। उसे बहुत मजा आ रहा था। उसे दूसरों की जिंदगी नचाने का ये खेल बहुत पसंद आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई भगवान हो। सिया की हल्की सी सिकुड़ी हुई भौहें देखकर वह समझ गई कि सिया ने अपना फैसला ले लिया होगा। बेशक महाराष्ट्र में और भी बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन सियांश हॉस्पिटल का पुराना नाम सिंघानिया हॉस्पिटल था, जो मुंबई का सबसे बेहतरीन और पूरे महाराष्ट्र में टॉप 5 में आता है। और फिर रणजीत लांबा यहाँ के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में माना जाता है। सिया इलाज के लिए दूसरे शहरों में जा सकती थी, लेकिन आने जाने का खर्च, रहने खाने का खर्चा और बाकी तामझाम लोकल इलाज से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा। और उसकी बेटी की लाइलाज बीमारी तो वैसे ही पैसों का कुआं है, जिसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ पैसे के दम पर सांसें खींचना है। उसे यकीन था कि सिया, जो अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा चाहती है, अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी के इलाज का पैसा बर्बाद नहीं करेगी। इसलिए उसे पक्का भरोसा था कि भले ही उसकी दोनों शर्तें कितनी भी अपमानजनक क्यों न हो, सिया उन्हें मानेगी जरूर। उसने तो अपना फोन भी तैयार कर लिया था ताकि सिया के घुटने टेकने और नाक रगड़ने का वीडियो बना सके और कॉलेज के ग्रुप में डाल सके, ताकि सब देखें कि यह कभी की महारानी आज उसके कदमों में कैसे रेंग रही है। और जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था वह था सिया का सोशल मीडिया पर खुद को ब्रांडी कबूल करना। इससे कॉलेज की वे पुरानी अफवाहें फिर से ताज़ा हो जाएंगी और सिया का आत्मसम्मान पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। वह हमेशा के लिए कीचड़ में मुंह छिपाकर जीने को मजबूर हो जाएगी। आसपास के मरीज भी इस वक्त सिया के लिए डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वह अब स्नेहा की शर्तें मान लेगी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब स्नेहा मन ही मन सिया के गिड़गिड़ाने का जश्न मना रही थी, सिया ने ठंडे स्वर में उसकी तरफ 2 वाक्य फेंके। इस पूरे महाराष्ट्र में क्या बच्चों के और कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है? मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम यहाँ किस बात की इतनी अकड़ दिखा रही हो। अध्याय 202। वो तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि तुम किसी और हॉस्पिटल में दिखा लो। सिया ने अपनी बात खत्म की और कंसल्टेशन रूम के बाहर एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने पीहू को अपनी गोद में समेट लिया और चुपचाप डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगी। स्नेहा की तरफ उसने दोबारा मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने पीहू को सीने से लगाया, उसके मासूम चेहरे को देखा और अचानक उसे एक अजीब सा सपने जैसा एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर यह कुछ वक्त पहले की बात होती तो शायद अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने सचमुच अपने आत्मसम्मान को पैरों तले कुचल दिया होता और स्नेहा की दोनों शर्तें मान ली होती, सिर्फ इस भीख के लिए कि वो पीहू के इलाज में रोड़ा न अटकाए। आखिरकार उस समय उसके लिए ऐसे बड़े हॉस्पिटल में कदम रखना ही किसी सपने जैसा था। दूसरे शहर जाकर इलाज कराना तो बहुत दूर की बात थी। और पीहू उसकी जान थी। अगर उसकी वजह से पीहू के इलाज में जरा भी देरी होती
तो वह इस जन्म में खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आखिर पीहू की जान के आगे उसकी इज्जत की क्या कीमत थी। इसलिए घुटने टेकना या नाक रगड़ना तो दूर, या सोशल मीडिया पर खुद को गाली देना तो छोड़ो, अगर उसे स्नेहा के जूते चाटने को भी कहा जाता तो शायद वह बिना हिचकिचाई कर देती। लेकिन वो बीता हुआ कल था, और अब उसका प्रमोशन हो चुका था, सैलरी बढ़ गई थी, और देवांश अब वो पहले जैसा शराबी और जुआरी नहीं रहा था। अगर रंजीत लांबा ने उसकी बेटी का इलाज ठीक से नहीं भी किया तो क्या हुआ? महाराष्ट्र में इतने सारे टॉप क्लास हॉस्पिटल और बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, क्या उसे सिर्फ रंजीत लांबा के भरोसे ही रहना है? उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि स्नेहा को उसके सामने इतनी हेकड़ी दिखाने का कॉन्फिडेंस मिल कहां से रहा है। अगर रंजीत लांबा का इंतजार करके पीहू की हालत चेक करवाना जरूरी न होता तो उसका मन तो अभी यहां से चले जाने का कर रहा था। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि उसकी सोच का स्तर अब अनजाने में ही कितना ऊंचा उठ चुका था। स्नेहा जैसे लोग अब उसकी नजरों में नहीं आते थे, उनसे उलझना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन स्नेहा को इस बात का जरा भी भान नहीं था। वो बस हैरान थी कि सिया अब भी इतनी शांत और बेपरवाह कैसे हो सकती है। कैसे? क्या सिर्फ अपने उस जानवर पति के भरोसे? और सिया का ये सुकून देखकर स्नेहा को लगा जैसे वह किसी भीड़ के सामने तमाशा करने वाली जोकर बन गई है, जिससे वह शर्मिंदा भी थी और गुस्से से आग बबूला भी। सिया, तुम ठीक से सोच लो, तुम्हारी बेटी की बीमारी में पानी की तरह पैसा बहेगा। भले ही तुम्हारे पास अभी बड़ा घर हो, पर वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सियांश हॉस्पिटल में इलाज कराना ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपनी जिद के लिए अपनी बेटी की जान मत लो, हो गया तुम्हारा। सिया ने हल्का सा सिर उठाया, धीमे स्वर में कहा, और फिर उसने स्नेहा की तरफ देखना बंद कर दिया। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी बेटी के बालों को ठीक करने लगी। अगर हो गया हो तो जाकर अपना काम करो, यहाँ तमाशा मत बनाओ। तुम। स्नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर था, उसका दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सिया की कमजोर नस पर वार किया था, फिर भी वह इतनी रिलैक्स और बेपरवाह कैसे हो सकती है। तभी रंजीत लांबा और उनका बेटा युवराज सफेद कोट पहने डॉक्टर धनराज सेठ के निर्देशों को सुनकर कॉरिडोर के छोर से एक साथ आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही स्नेहा को लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने सोचा कि सिया की यह शांति सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे मेरी पहुंच पर भरोसा नहीं है। इसलिए उसने तय किया कि वह सिया के सामने ही रंजीत लांबा से उसका इलाज करने से मना करवाएगी। मैं नहीं मानती कि मौत सिर पर हो और तुम तब भी इतनी बेपरवाह होने का नाटक कर सको। स्नेहा ने मन ही मन कसम खाए और फिर जीत के भाव के साथ कॉरिडोर के उस छोर की तरफ लपकी। गुड मॉर्निंग अंकल लांबा। स्नेहा ने बड़े ही प्यार से नमस्ते की और रंजीत लांबा के सिर हिलाने के बाद उसने युवराज की तरफ देखकर एक दिलकश मुस्कान फेंकी। युवराज हमेशा से पढ़ाकू रहा था, उसने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। अगर उसके पिता वहां न होते तो उसका बस चलता तो वह स्नेहा को वहीं गले लगा लेता। अंकल लांबा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। स्नेहा चलते चलते बोली, आपको पता है ना कॉलेज में मुझे कैसे बदनाम किया गया था। उस औरत ने आज आपके साथ अपॉइंटमेंट लिया है और मैं चाहती हूँ कि आप उसका इलाज करने से मना कर दें। जब स्नेहा युवराज के पीछे पड़ी थी तो खुद को बेचारी साबित करने के लिए उसने सिया के साथ जो कुछ हुआ था वह सब अपनी कहानी बताकर सुना दिया था और पीड़ित सिया को एक शातिर औरत बना दिया था। युवराज ने अपने पिता को ये सब बताया था, जिससे रंजीत लांबा की नज़रों में स्नेहा की इज्जत बढ़ गई थी। उन्हें लगा था कि ऐसी मुसीबतों से निकलकर आना वाकई मुश्किल काम है। क्या ये वही रूममेट है जिसने तुम्हारी इज्जत उछालने की कोशिश की थी? रंजीत लांबा पहले तो मना करना चाहते थे, लेकिन सामने वाले की नीचता के बारे में सोचकर वो हिचकिचाए। हाँ, उसकी बेटी को कैंसर है और उसने आपके साथ अपॉइंटमेंट लिया है अंकल। जब स्नेहा ने सुना कि मौका है तो उसकी आंखों की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। जैसी करनी वैसी भरनी, उस गंदी जुबान वाली औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए, यह उसके कर्मों का फल है। युवराज भी बीच में बोल पड़ा, नाक सिकोड़ते हुए। जब उसने स्नेहा से कॉलेज की उन बातों के बारे में सुना था तो उसका मन करता था कि उस चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े कर दे। अफसोस की बात यह थी कि स्नेहा ने उस समय अपना बड़प्पन दिखाते हुए उस औरत का नाम बताने से मना कर दिया था, इसलिए वह जान नहीं पाया कि वह कौन थी और बदला नहीं ले सका। युवराज, रंजीत लांबा ने डांटा अपने बेटे को घूरते हुए, क्या मैं तुम्हें यही सिखाता हूँ? उसकी बेटी को कैंसर है, इसका उसकी माँ से क्या लेना देना? क्या इंसानियत और धर्म सब ताक पर रख दिया है? पापा, गलती हो गई। ये सुनते ही युवराज ने जल्दी से सिर झुका लिया और माफी मांग ली। स्नेहा भी ये सुनकर तुरंत निराश हो गई। उसे लगा कि रंजीत लांबा उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन उसने जो नहीं सोचा था वो ये कि रंजीत लांबा ने अचानक पैंतरा बदला। हालांकि कैंसर मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे बाद में कैंसिल करवा दूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, स्नेहा और युवराज की आंखें चमक उठी। वाकई पुराना चावल ज़्यादा खुशबू देता है। इलाज से मना करना भी कितने सलीके से कहा गया।
सब जानते थे कि रंजीत लांबा पूरे महाराष्ट्र में बच्चों के कैंसर के टॉप 3 डॉक्टरों में से एक हैं, वरना सिया उनसे अपॉइंटमेंट क्यों लेती। फिर भी उन्होंने कहा कि वो कैंसर में अच्छे नहीं हैं। क्या इसका साफ मतलब यह नहीं था कि वो उस औरत की बेटी का इलाज नहीं करना चाहते? थैंक यू अंकल, स्नेहा ने दांत निपोड़ते हुए कहा। खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन रंजीत लांबा को शायद कुछ याद आया तो उन्होंने जल्दी से पूछा, वैसे उसकी बेटी का नाम क्या है? पीहू ठाकुर, स्नेहा ने तपाक से कहा। उसने हमेशा सिया को उसे इसी नाम से बुलाते सुना था, तो उसे लगा कि उसका नाम पीहू ठाकुर ही होगा। ठाकुर सरनेम? रंजीत लांबा धीरे से बुदबुदाए, शुक्र है ये वो नहीं है। स्नेहा ठीक से सुन नहीं पाए और पूछ बैठी, अंकल क्या हुआ? ओह कुछ नहीं। रंजीत लांबा को बस इतना पता था कि आज ईशानी ठाकुर नाम की एक बहुत खास मरीज आने वाली है, और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते थे। बोलने के बाद रंजीत लांबा ने अपने बेटे से कहा, डायरेक्टर सेठ वॉशरूम गए हैं, वो थोड़ी देर में खुद ओपीडी में आएंगे। उनके आने से पहले उस माँ बेटी को जल्दी से चलता करो ताकि डायरेक्टर उन्हें न देख लें और कोई गलत इंप्रेशन न पड़े। ठीक है, युवराज ने खुशी खुशी हामी भरी। रंजीत लांबा के कंसल्टेशन रूम में जाने के बाद स्नेहा युवराज को लेकर सिया के पास पहुंची। यही है वो। सिया ने ये सुनकर ऊपर देखा। सिया की खूबसूरती देखकर युवराज एक पल के लिए सन रह गया। जब तक स्नेहा ने उसका सफेद कोट नहीं खींचा तब तक वह होश में नहीं आया। ये सोचकर कि इसने स्नेहा के साथ कॉलेज में क्या किया था, वह तुरंत गुस्से से भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत शक्ल के पीछे इतना काला दिल होगा। इसलिए उसने सिया को हल्का सा धमकाते हुए कहा, मेरे पापा को तुम्हारी सिचुएशन पता है। उन्होंने अभी मुझसे कहा कि वो तुम्हारी बेटी की बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि तुम अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो और किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ। अध्याय 203 पीहू, क्या ये मुमकिन नहीं कि मेरा असली नाम ईशानी ठाकुर हो? जैसे ही ये शब्द निकले वहां मौजूद लोगों में एक धीमी सी सुगबुगाहट शुरू हो गई, जो शोर तो नहीं थी पर खामोशी भी नहीं। कुछ नौजवान तो गुस्से में अपनी जगह से खड़े भी हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोलते उनकी बीवियों ने उन्हें हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। हालांकि उनके चेहरों पर भी भारी नाराजगी साफ झलक रही थी। इन मरीजों के परिवार वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का इतना बड़ा डिप्टी डायरेक्टर स्नेहा जैसी लड़की के कहने पर एक मरीज को देखने से ही मना कर देगा। भले ही युवराज लांबा के शब्द कितने ही सभ्य और भारी भरकम क्यों न हो, लेकिन बिना मरीज को देखे ये कह देना कि इलाज नहीं कर सकते, ये इलाज से इनकार करना नहीं तो और क्या था। अफसोस की बात यह थी कि अपने गुस्से के बावजूद वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार उनके बच्चों की सेहत और जान सामने वाले के हाथ में थी। अगर उन्होंने स्नेहा को नाराज किया तो उनका हाल भी सिया जैसा हो सकता था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मन ही मन राहत की सांस ले रहे थे कि उन्होंने थोड़ी देर पहले स्नेहा से पंगा नहीं लिया। लेकिन अपनी राहत के बीच उन्हें सिया और उसकी बेटी के लिए हमदर्दी भी हो रही थी। वे उसके साथ हो रहे इस अन्याय से दुखी थे पर लाचार थे। इस वक्त स्नेहा का दिल तो जैसे बाग बाग हो रहा था। उसे लग रहा था कि सिया पहले इतनी शांत और बेपरवाह इसलिए थी क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि मेरे पास डॉक्टर लांबा से नाक हलवाने की ताकत है। अब जब युवराज ने खुद आकर मना कर दिया तो उसे यकीन था कि सिया अंदर से पूरी तरह हिल गई होगी। सिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न देख स्नेहा ने तुरंत अपनी शेखी बघारी, क्यों? अब आया यकीन। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मेरी दोनों शर्तें मान लो, वरना तुम्हारी बेटी को डॉक्टर लांबा की शक्ल देखने को भी नहीं मिलेगी। हालांकि सिया को युवराज की बातों से थोड़ी हैरानी हुई थी, पर उसने उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया। आखिरकार नजरिया बदलते ही सोचने का तरीका भी बदल जाता है। मेरा अपॉइंटमेंट डिप्टी डायरेक्टर रंजीत लांबा के साथ है। अगर वो मुझे देखने से मना करना चाहते हैं तो उन्हें खुद आकर मुझसे कहना चाहिए, न कि तुम जैसे दो जोकरों को अपना संदेशवाहक बनाकर भेजना चाहिए। मना किए जाने के बावजूद सिया के चेहरे पर वही सुकून और ठहराव था। स्नेहा की उम्मीद के मुताबिक कोई घबराहट या डर का नामो निशान नहीं था। इस बात ने स्नेहा को आग बबूला कर दिया। वह सिया के इस शांत बर्ताव को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, जिससे उसे लग रहा था कि सिया उसे कोई खतरा ही नहीं मानती। और सिया का उन्हें जोकर कहना तो जैसे जले पर नमक छिड़कने जैसा था। अगर युवराज वहां मौजूद न होता और उसे अपनी इमेज बनाए रखने की मजबूरी न होती तो वह भी दौड़कर सिया के बाल नोच लेती। मिस, मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही चली जाओ, इसी में हम सबकी इज्जत है। वरना अगर सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकाला गया तो तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हारी अच्छी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। युवराज बड़े ही शांत स्वर में बोला, लेकिन उसके शब्दों में छिपी धमकी बेहद खतरनाक थी। हालांकि ये सुनकर सिया ने बस एक ठंडी हंसी हंसी। क्या मरीज को मना करने की हिम्मत तो है, पर कबूलने की हिम्मत नहीं। और तुम पीडियाट्रिक्स का डायरेक्टर बनने के सपने देख रहे हो। तुम यहाँ मुझे धमकियां मत दो, भले ही तुम मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट में शिकायत कर दो, हम डरने वाले नहीं हैं।
अगर मेडिकल अफेयर्स में हमारी सेटिंग न होती तो क्या तुम्हें लगता है हम इतनी खुलेआम किसी मरीज को मना करने की जुर्रत करते? युवराज सिया का इरादा समझ गया था, फिर भी उसने बड़े ही घमंड से कहा। उसके पिता का पीडियाट्रिक्स के डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन हॉस्पिटल की स्टैंडिंग कमेटी से पास हो चुका था, अब बस औपचारिक ऐलान बाकी था। ऐसा पक्का फैसला सिया की शिकायत या रिपोर्ट से हिलने वाला नहीं था। आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी द्वारा पास की गई चीज को वापस लेना अपने ही गाल पर तमाचा मारने जैसा होगा। एक मामूली इंसान के लिए कमेटी के मेंबर खुद को तमाचा तो नहीं मारेंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड, सुना तुमने? तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो घुटने टेको और नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो, या अभी के अभी दफा हो जाओ। अपनी बेटी के बारे में सोचो, क्या मुझे अब तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा कि क्या चुनना है? स्नेहा की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। वह बेताबी से इंतजार कर रही थी सिया को अपने पैरों में गिरते देखने का। वह नज़ारा इतना खूबसूरत और चौंकाने वाला होगा कि वह ताउम्र सपने में भी मुस्कुराती रहेगी। हालांकि सिया बड़े ही इत्मीनान से अपनी जगह से खड़ी हुई, स्नेहा और युवराज को हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर मुली और पीहू को गोद में लिए वहां से चल दी। तुम ठीक से सोच लो, आज के बाद तुम कभी भी अपनी बेटी को डॉक्टर लांबा को नहीं दिखा पाओगी। स्नेहा ने उम्मीद नहीं की थी कि सिया इतनी जिद्दी होगी और अपनी हड़बड़ाहट में वह जल्दी से चिल्लाई। उसका असली मकसद तो अपनी ताकत दिखाकर सिया को झुकाना था। अगर सिया मुड़कर चली गई तो वह उसे कैसे दबा पाएगी? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी मतलबी औरत हो, अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी की जान दांव पर लगा रही हो। तुम जैसी औरत मां कहलाने के लायक नहीं है। स्नेहा चीखी, इस उम्मीद में कि शायद सिया को गुस्सा आए और वह पलट जाए। लेकिन सिया ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अपने सधे हुए कदमों के साथ शान से आगे बढ़ती रही। ऐसा नहीं था कि वह स्नेहा का मुंह बंद नहीं कर सकती थी, वह बस नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसे किसी के साथ झगड़ते हुए देखे। लेकिन वह अभी कुछ ही कदम चली थी कि पीडियाट्रिक्स क्लिनिक से अनाउंसमेंट की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज उठी। प्लीज़ ईशानी ठाकुर पीडियाट्रिक्स क्लिनिक रूम नंबर 1 में आएँ। प्लीज़ ईशानी ठाकुर पीडियाट्रिक्स क्लिनिक रूम नंबर 1 में आएँ। मम्मा, ऐसा लग रहा है वो ईशानी का नाम बुला रहे हैं। ये सुनते ही पीहू ने तुरंत अपनी मां के गले से लिपटकर खुशी से चाहते हुए कहा। उसकी उम्र में उसे मना किए जाने का मतलब समझ नहीं आता था। उसे बस इतना पता था कि उसका नाम माइक पर बोला जा रहा है, जिससे वह बहुत खुश थी। और सिया लाउडस्पीकर से आती आवाज़ सुनकर रुकने पर मजबूर हो गई। वह मुनी और पीडियाट्रिक्स क्लिनिक की तरफ एक उलझन भरी नज़र से देखने लगी। क्या उन्हें मना नहीं किया गया था? तो फिर पीहू का असली नाम क्यों पुकारा जा रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर लांबा को पता ही न हो और ये दोनों अपनी मर्जी चला रहे हों? सिया को लगा कि यह बहुत मुमकिन है, इसलिए वह पीडियाट्रिक्स क्लिनिक रूम नंबर 1 की तरफ बढ़ चली। लेकिन वह कुछ ही कदम चली थी कि खुशी से झूमती हुई स्नेहा ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या हुआ? अकल ठिकाने आ गई? चलो, अब आ ही गई हो तो जल्दी से घुटने टेको और माफ़ी मांगो। सिया ने उस पागल औरत को अनदेखा किया ताकि उसकी बेटी डर न जाए और आगे बढ़ती रही, लेकिन इस बार युवराज ने उसे रोक लिया। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा ना, मेरे पापा इस मरीज को नहीं देख सकते। क्या तुम अभी भी ज़बरदस्ती करोगी? हमारी शराफत का फ़ायदा मत उठाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? सिया अपनी पहचान बताने ही वाली थी कि उसने देखा रंजीत लांबा क्लिनिक से बाहर निकले। ये लोग अभी तक गए क्यों नहीं? उन्होंने अभी अभी क्लिनिक में अपना कंप्यूटर खोला था और तुरंत ईशानी ठाकुर का नाम लिस्ट में देखा और फिर अपने डॉक्टर होने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे प्राथमिकता दे दी। कई बार बुलाने के बाद भी जब कोई मरीज अंदर नहीं आया तो उन्होंने देरी करने की हिम्मत न करते हुए खुद बाहर आकर देखने का फैसला किया। और तब उन्होंने देखा कि युवराज अभी भी उस औरत के साथ बहस कर रहा है, स्नेहा की वही कॉलेज फ्रेंड जिसने उसे फंसाया था। पापा, ये औरत तो जैसे चिपक ही गई है। इसकी जिद है कि आप खुद इसे बताएं कि आप इसे नहीं देख सकते। हम इसे भगा ही नहीं पा रहे, युवराज ने तंज कसते हुए ठंडे स्वर में कहा। रंजीत लांबा को डर था कि कहीं डायरेक्टर आकर ये तमाशा न देख लें, जिससे उनकी इमेज खराब हो सकती है, इसलिए वो इस औरत को जल्दी से जल्दी ट्रकाना चाहते थे। मिस, शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर युवराज ने जो कुछ भी कहा वो मेरी ही मर्जी थी। चाहे तुम कितनी भी जिद कर लो, मैं रंजीत लांबा तुम्हारी बेटी को नहीं देखूंगा। बेहतर होगा तुम कहीं और इलाज करवा लो। जाओ अब, मुझे तुम्हें बाहर तक छोड़ने की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलकर रंजीत लांबा ने इंतजार कर रही भीड़ की तरफ आवाज लगाई। ईशानी ठाकुर, क्या नन्ही दोस्त ईशानी ठाकुर आ गई हैं? दादाजी सबसे पहले आपको देखेंगे, ठीक है? सिया और उसकी बेटी दोनों ही इन बातों से चकरा गए, खासकर पीहू, जिसने अपनी मां की गर्दन को कसकर पकड़ा, अपना नन्हा सा सिर टेढ़ा किया और अपनी तोतली मगर साफ आवाज में सिया से पूछा, मम्मा, पीहू कंफ्यूज्ड है, ये मुझे देखना चाहते हैं या नहीं? इस पल सिया को समझ आ गया। रंजीत लांबा का यह अजीब बर्ताव शायद इसलिए था क्योंकि उन तीनों को पता ही नहीं था कि पीहू का असली नाम ईशानी ठाकुर है।
स्नेहा ने जरूर रंजीत लांबा से सिर्फ पीहू ठाकुर को न देखने के लिए कहा होगा, पर उसे यह नहीं पता था कि पीहू का रजिस्ट्रेशन उसके असली नाम ईशानी ठाकुर से हुआ है। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि रंजीत लांबा ने 23वें नंबर वाली पीहू को लाइन तोड़कर सबसे आगे क्यों कर दिया, पर अब उसका रंजीत लांबा से पीहू को दिखाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि रंजीत लांबा एक इंसान के तौर पर पीहू को हाथ लगाने के भी लायक नहीं है। ए लड़की, तू क्या चिल्ला रही है? डायरेक्टर लांबा ने ईशानी ठाकुर को बुलाया है, उसका तुझ पीहू से क्या लेना देना? न तमीज न संस्कार, जैसी माँ वैसी बेटी, स्नेहा ने झिड़कते हुए कहा। हालांकि रंजीत लांबा भी पीहू की बात से चिढ़े थे, लेकिन उन्हें स्नेहा की बातों से और भी ज्यादा चिढ़ हुई, यहाँ तक कि उनके माथे पर लकीरें खींच गईं। लेकिन स्नेहा के साथ कॉलेज में हुए उस अन्याय को याद करके उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन फिर से सोचने लगे कि क्या ये लड़की सच में उनके बेटे के लिए सही जीवन साथी है। आंटी, क्या आपको नहीं लगता कि यह मुमकिन है कि मेरा असली नाम ईशानी ठाकुर हो और पीहू तो बस मम्मा पापा का दिया हुआ निकनेम हो? इससे पहले कि सिया कुछ बोलती, पीहू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और बड़े ही मासूमियत से कहा, अध्याय 204, मैं नहीं जा रही, वो तुम्हारा इलाज करने के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही स्नेहा की जैसे बोलती बंद हो गई, वह सन रह गई। उसे वाकई पीहू का असली नाम नहीं पता था, पीहू ठाकुर तो बस उसका अंदाजा था। तो क्या हुआ? हमें बस तुम्हारा असली नाम नहीं पता था, इसलिए डायरेक्टर लांबा ने तुम्हारा नंबर पुकारा। अब जब डायरेक्टर साहब को पता चल गया है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा इलाज करेंगे? छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी गलतफहमी, स्नेहा ने जीत की खुशी में फूलते हुए कहा। उसे लग रहा था कि रंजीत लांबा की शव पाकर वह यहाँ की भगवान बन गई है, जिसके इशारों पर सब कुछ नाच रहा है। सिया ने ये सुना तो बस ठंडे स्वर में स्नेहा से कहा, हाँ, तुम जैसा इंसान, तुम परवरिश की बात करती हो। परवरिश के मामले में तो मेरी 3 साल की बेटी भी तुमसे 7-8 गलियां आगे है। इतना कहकर सिया मुड़ी और चल दी। डॉक्टर को दिखाने का उसका रत्ती भर इरादा नहीं था। स्नेहा को लगा जैसे उसने हवा में मुक्का मारा हो, जिससे वह झुंझलाहट में अपने दांत पीसने लगी। पीहू ने ये देखा तो उसने भी बड़ी जिज्ञासा से पूछा, मम्मा, उन्होंने ईशानी का नाम बुलाया है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे? सिया नहीं रुकी, उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो तुम्हारा इलाज करने के लायक नहीं है। भले ही सिया अपनी मर्जी के मुताबिक पीहू का इलाज नहीं करवा पाए, लेकिन कॉरिडोर में इंतजार कर रहे लोगों को लगा कि यह उसकी हार नहीं, बल्कि स्नेहा और उन दोनों बाप बेटे की हार है। उन्हें तो इस पल सिया किसी बेपरवाह और स्वाभिमानी रानी जैसी लग रही थी, जिसकी रीढ़ की हड्डी को कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। फिर भी इस बात ने उन्हें लंबे समय तक बेचैन रखा कि वह अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पाए। उनकी आंखों में हमदर्दी तैर गई। वे मदद करना चाहते थे, पर खुद को लाचार पा रहे थे और आखिर में बस एक बेबस आह भर सके, इस बात का अफसोस करते हुए कि यह साला समाज कितना बेईमान है। सिर्फ स्नेहा सिया की जाती हुई पीठ को घूरते हुए सिया के उन हकारत भरे तानों को अपने दिमाग में गूंजता सुन रही थी। वह जितना सोचती उतना ही उसे गुस्सा आता। उसका मन कर रहा था कि अभी दौड़कर जाए और सिया का चेहरा नोच ले। वहीं दूसरी तरफ रंजीत लांबा और उनका बेटा, जो किनारे खड़े थे, पीहू के ये कहते ही कि उसका नाम ईशानी ठाकुर है, बुद्ध बन चुके थे। इस वक्त उन पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। उनका दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। तभी डायरेक्टर के निर्देश उनके दिमाग में गूंजने लगे, अगर तुमने इस माँ बेटी को नाराज किया तो तुम सब अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। ये सोचते ही वे हड़बड़ाकर होश में आए और स्नेहा से सवाल किया, तुम्हारी यूनिवर्सिटी रूममेट का नाम क्या है? उसका नाम सिया है। क्या हुआ? स्नेहा हकलाते हुए बोली, और तब उसे एहसास हुआ कि रंजीत लांबा और उनके बेटे के चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं और वे बुरी तरह घबराए हुए हैं। और उसके बोलने के बाद तो उनके चेहरे और भी ज्यादा उतर गए। उसे उन दोनों से कोई जवाब नहीं मिला। बस उसने देखा कि रंजीत लांबा तेजी से लंबे डग भरते हुए सिया की तरफ दौड़े और फिर सबके सामने उन्होंने अपना सिर झुका दिया, सिया के सामने खड़े हो गए और बार बार माफी मांगने लगे। मिस सिया, यह एक गलतफहमी है। ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्लीज मिस सिया, कंसल्टेशन रूम में चलिए, मैं अभी आपकी बेटी का बारीकी से चेकअप करूंगा। इस वक्त रंजीत लांबा के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। उन्हें लग रहा था जैसे आसमान उन पर गिरने वाला है। हालांकि युवराज को भी लगा जैसे वह किसी बर्फ की झील में गिर गया हो, पर वह बस वहीं खड़ा रहा, अपनी आंखों के सामने हो रहे तमाशे को फटी नजरों से देखता रहा, बिल्कुल स्नेहा की तरह, जिसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान पर खास ध्यान देने के लिए डायरेक्टर धनराज सेठ ने बार बार जोर दिया था, वह असल में यह माँ बेटी थी। क्या यह एक शातिर औरत नहीं है? डायरेक्टर की नज़रों में इसकी इतनी इज्जत कैसे हो सकती है? क्या उसने गलत सुना या उसने गलत देखा? अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे बच्चों के माँ बाप भी खुद पर शक करने लगे और अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे।
अभी कुछ देर पहले वे सिया और उसकी बेटी पर तरस खा रहे थे और हमदर्दी जता रहे थे, लेकिन अब वे देख रहे थे कि डायरेक्टर रंजीत लांबा उसके सामने झुककर माफी मांग रहे हैं। यह अचानक हुआ बदलाव उन्हें हजम नहीं हो रहा था। क्या इसने अभी इलाज करने से साफ मना नहीं कर दिया था? अब इलाज के लिए भीख क्यों मांग रहा है? ये पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में किस तरह का नाटक चल रहा है? कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना, तुम इस लायक नहीं हो। सिया टस से मज नहीं हुई, अपनी लंबी खूबसूरत टांगों के साथ आगे बढ़ती रही। ये सुनकर रंजीत लांबा ने अपनी बूढ़ी कमर और झुका दी और गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगे, मिस सिया, ये सचमुच एक गलतफहमी है। स्नेहा ने कहा था कि आपने कॉलेज में उसके बारे में अफवाहें फैलाई थीं और उस पर निजी हमले किए थे, इसलिए मैंने उसके इलाज से मना कर दिया था। लेकिन मुझे यकीन है कि मिस सिया ऐसा कभी नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मिस सिया। मुझे सच में स्नेहा ने धोखे में रखा था। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी का इलाज करने दीजिए। आखिर में तो रंजीत लांबा लगभग रोने ही वाले थे। ये सुनकर सिया अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठंडे स्वर में बोली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो स्नेहा का स्टाइल लगता है। रही बात किसने किसके बारे में अफवाह उड़ाई, तो ये तुम जयपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस फोरम पर चेक कर सकते हो। जहां तक इलाज की बात है, मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। रंजीत लांबा के चरित्र को देखते हुए सिया अपनी बेटी को उनके भरोसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सिया की बात सुनकर रंजीत लांबा के पास तो फ़ोन निकालकर चेक करने का समय नहीं था, लेकिन उन माँ बाप ने तुरंत अपने मोबाइल ब्राउज़र खोलकर सर्च करना शुरू कर दिया। जल्द ही कोई चिल्लाया, उस समय अफवाहों की शिकार तो मिस सिया थीं। ये स्नेहा तो कमाल की निकली, इसने तो किसी और की आपबीती को अपनी कहानी बनाकर हमदर्दी बटोर ली। हा, लो, अब खुद तो नंगी हुई ही, साथ में लांबा बाप बेटे को भी ले डूबी। तुम यह नहीं कह सकते कि लांबा बाप बेटे को फंसाया गया। असल में अगर उन्होंने बस एक बार ऑनलाइन चेक कर लिया होता तो उन्हें सच्चाई पता चल जाती। और वैसे भी किसी मरीज को देखने से मना करना अपने आप में गलत है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। साथ ही मरीजों की ये बातें सुनकर युवराज, जो अभी तक हिचकिचा रहा था, बिना एक शब्द बोले स्नेहा के पास गया और एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कमीनी औरत, तू हम बाप बेटे को मरवाएगी। ये नज़ारा देखकर लोग अपनी अंदर की खुशी दबा नहीं पाए और सीधे तालियां बजाने लगे और देखते ही देखते वहां का माहौल गर्म हो गया। तमाचा मारने के बाद युवराज ने और देर नहीं की, तुरंत दौड़कर आगे गया और सिया के सामने झुककर बार बार माफ़ी मांगने लगा। मिस सिया, सारी गलती, सारा कसूर मेरा है, लेकिन बच्ची मासूम है, प्लीज़ मेरे पापा को बच्ची का इलाज करने दीजिए। वो इस फील्ड में राज्य के टॉप एक्सपर्ट हैं, तो प्लीज़ मिस सिया, हमें यह मौका दीजिए। सिया ने ताना मारा, अब तुम्हें याद आया कि बच्ची मासूम है? पहले क्या कर रहे थे? क्या तुम जैसे लोग डॉक्टर कहलाने के लायक भी हो? इतना बोलकर सिया आगे बढ़ गई। बाप बेटे की तरफ उसने दोबारा ध्यान भी नहीं दिया। लांबा बाप बेटे लाचार थे और बस साथ साथ चलते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लगभग सिया के पैरों में गिरने को तैयार थे। जहां तक स्नेहा की बात है, युवराज के उस तमाचे ने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ सिया नाम के 3 शब्द अचानक बाप बेटे को इतना कैसे डरा सकते हैं। क्या सिया अभी कुछ देर पहले पैसे उधार मांगने वाली एक हताश औरत नहीं थी? इतने कम समय में वह सिर्फ अपने नाम से पीडियाट्रिक्स के एक रसूखदार डिप्टी डायरेक्टर को इतना मजबूर कैसे कर सकती है? उसका बैकग्राउंड क्या था? आखिर उसे लांबा बाप बेटे की चापलूसी करने के लिए इतने पापड़ क्यों बेलने पड़े, जबकि सिया को सिर्फ अपनी पहचान बतानी पड़ी और वे उसके तलवे चाटने लगे? क्यों? वो बस एक मामूली औरत है, बस मुझसे थोड़ी ज्यादा सुंदर है। उसके पास ऐसा क्या रुतबा और ओहदा है जो मैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी नहीं पा सकती? समझ न पाने की वजह से स्नेहा जानती थी कि लांबा बाप बेटे के दिल में उसकी इमेज अब चकनाचूर हो चुकी है। इसलिए उसने अब कोई लिहाज नहीं रखा और सीधे दौड़कर आगे गई, सिया का रास्ता रोका और पागलों की तरह चीखते हुए लांबा बाप बेटे पर चिल्लाए, ये बस एक लूजर औरत है, न कोई पावर, न कोई पहुंच, न कोई बैकग्राउंड, एक शराबी पति से शादी की है और कर्ज में डूबी हुई है। तुम लोग इससे इतना डर क्यों रहे हो? इतना बोलने के बाद उसने फिर से सिया को गाली दी, ए डायन, ये लोग तुझसे डरते होंगे, पर मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, मैं तुझसे नहीं डरती। कॉलेज में अफवाहों से तुझे बर्बाद न कर पाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। आज मैं तेरा चेहरा नोच लूंगी, देखती हूँ तू कैसे मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। बोलते बोलते उसने सिया की तरफ हाथ बढ़ाया, उसकी रफ्तार डरावनी थी। गनीमत थी कि लांबा बाप बेटे की नज़र और हाथ दोनों तेज थे, उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया, जिससे सिया बाल बाल बच गई। और ठीक इसी पल डायरेक्टर धनराज सेठ, जो अभी अभी वॉशरूम से फारिग होकर आए थे, आखिरकार राहत की सांस लेते हुए पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में पहुंचे। जब उन्होंने कॉरिडोर के उस पार मची अफरा तफरी देखी और शोर शराबे के बीच सिया नाम सुना, तो उनका दिल पल भर में ठंडा पड़ गया और रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।
वो लगभग बेहोश होने ही वाले थे, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गए, सब गए। मेरे सुनहरे भविष्य पर मैंने खुद ही पानी फेर दिया। जल्द ही हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के दखल से पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में फिर से शांति छा गई। स्नेहा को पकड़ लिया गया, पुलिस के आने का इंतजार किया जा रहा था। लांबा बाप बेटे को मरीज को देखने से मना करने और मेडिकल एथिक्स की कमी के चलते सियांश हॉस्पिटल से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। भले ही उन्होंने सिया के सामने कितना भी नाक रगड़ा और भीख मांगी, हॉस्पिटल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सीधे उन्हें निकाल बाहर किया और सिफारिश की कि सभी हॉस्पिटल उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दे ताकि उन्हें दोबारा कहीं नौकरी न मिले। और माँ बेटी सिया और पीहू स्नेहा की ईर्ष्या, जलन और नफरत भरी नजरों के बीच और बाकी सब की हैरान नजरों के बीच खुद डायरेक्टर जगदीश दुबे द्वारा बड़ी इज्जत से पीडियाट्रिक्स के चीफ के कंसल्टेशन रूम में ले जाई गईं। इतना ही नहीं, पूरे हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट हेड्स 3 मिनट के भीतर 3 साल की पीहू के हॉस्पिटल वाइड कंसल्टेशन के लिए पीडियाट्रिक्स चीफ के रूम में हाजिर हो गए। इन नज़ारों को अपनी आंखों से देख रही स्नेहा, जिसे अभी पुलिस ने अपनी हिरासत में नहीं लिया था, जलन के मारे उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसकी कल्पना के हिसाब से अगर कुछ गड़बड़ न होती तो भविष्य में उसके और युवराज के बच्चे को ऐसा शाही इलाज मिलने वाला था। सिया, उस 2 टके की औरत ने ऐसी औलाद को कैसे जन्म दे दिया जो ऐसे इलाज की हकदार हो। सबसे बड़ी बात, शुरू से अंत तक सिया ने कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा, जैसे कि उसकी सारी चालें और साजिशें सिया की नज़रों में रद्दी के बराबर थीं। सिया की यह बेरुखी, जैसे उसे उसकी कोई परवाह ही न हो, उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे किसी ने उसके 1000 टुकड़े कर दिए हों। वो मान नहीं पा रही थी, वो गुस्से में थी, उसकी आंखें फटी जा रही थीं, वो राजी नहीं थी, उसे बेहद पछतावा हो रहा था। जो मरीज ये सब देख रहे थे उन्हें स्नेहा से कोई हमदर्दी नहीं थी, बस उसके लिए जैसी करनी वैसी भरनी की दुआएं निकल रही थीं। कुछ माँ बाप ने तो उसे एक बुरे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया, उसके सामने ही अपने बच्चों को सीख देते हुए कहा कि बड़े होकर कभी उसके जैसा मत बनना। शर्मिंदा होकर स्नेहा का मन कर रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। सिया के लिए उसकी नफरत अब अपनी हदें पार कर चुकी थी। उधर पीडियाट्रिक्स चीफ के कंसल्टेशन रूम में सिया भी हक्का बक्का थी, पीहू पर हो रही इस मेहरबानियों की बारिश को देखकर। जो बात स्नेहा को समझ नहीं आ रही थी वो उसे भी समझ नहीं आ रही थी। सियांश हॉस्पिटल कपूर परिवार की जागीर नहीं थी, अगर होती भी तो उन्हें उसके लिए इतना बड़ा तामझाम नहीं करना चाहिए था, सिर्फ पीहू को चेक करने के लिए। वो अपनी औकात जानती थी, उसे पता था कि वो कपूर परिवार के लिए इतनी खास नहीं है कि वे उसके लिए इतना सब कुछ करें। लेकिन अगर यह कपूर परिवार नहीं था तो फिर कौन हो सकता है जो सिर्फ उसके नाम सिया से उन्हें इतना सम्मान देने पर मजबूर कर दे, जैसे कोई महारानी पधारी हो। सिया पूरी तरह से उलझन में थी। उसी समय पुणे के घने जंगलों के बीच एक वीरान झील में शांत पानी की सतह पर हलचल शुरू हुई और देखते ही देखते वह उग्र और विशाल लहरों में बदल गई। अध्याय 205 नीलकमल और जामुनी आंखें। झील की गहराइयों में जैसे ही नीलकमल अग्नि का आखिरी कतरा देवांश ने सोखकर अपनी रूह में उतारा, 10 हाथ की वो खाली गुफा तुरंत उस पर टूट पड़ी और पलक झपकते ही उसे पूरी तरह निगल लिया। देवांश, जो आंखें बंद किए बैठा था, अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन झील का पानी उसके शरीर को छू भी नहीं सका, जैसे कोई अदृश्य दीवार उस भारी दबाव को रोके खड़ी हो। देवांश, जिसका पूरा शरीर, हड्डियां और खाल नीलकमल अग्नि की उस पवित्र आग में तपकर नए सिरे से ढल चुके थे, अब किसी उतरे हुए देवता जैसा लग रहा था, गंभीर, शांत और वज्र जैसा मजबूत। अगर पहले देवांश को गोलियां रोकने के लिए कुदरत की ऊर्जा का सहारा लेना पड़ता था, तो अब उसका शरीर ही इतना फौलादी हो गया था कि वह बिना किसी डर के तलवारों और बंदूकों का सामना कर सकता था। आखिरकार 15 दिन तक लगातार तपाने से तो लोहे का टुकड़ा भी फौलाद बन जाता है, और देवांश तो खुद एक तराशा हुआ हीरा था, इसलिए उसका शरीर कुदरती तौर पर फौलाद से भी ज्यादा मजबूत बन गया था। जिस बात ने देवांश को सुखद आश्चर्य दिया वो ये थी कि उसने सोचा था कि नीलकमल अग्नि को पूरी तरह से सोखने में उसे महीना भर लग जाएगा, लेकिन उसने ये काम सिर्फ 15 दिनों में ही कर दिखाया। इतना ही नहीं, इस अग्नि परीक्षा के बाद वह जो पहले दक्ष स्तर के 6ठे चरण के शिखर पर था, अनजाने में ही 7वें चरण में प्रवेश कर गया था। और वह सिर्फ नए 7वें चरण में नहीं पहुंचा था, उसकी स्थिति एकदम मजबूत थी, जैसे कोई जमा हुआ पहाड़। इसके अलावा नीलकमल अग्नि के साथ एकसार होने के बाद उसका असली रूप और वह दिव्य अग्नि अब अलग नहीं थे, वह ही नीलकमल अग्नि था और नीलकमल अग्नि ही वह था। हालांकि चूंकि उसने नीलकमल अग्नि का केवल एक ही अंश सोखा था, इसलिए उसे असली और पूर्ण नीलकमल अग्नि नहीं माना जा सकता था, ज्यादा से ज्यादा उसे अभी शैशव अवस्था में माना जा सकता था। इसकी ताकत असली नीलकमल अग्नि से कोसों दूर थी। दिव्य अग्नि की सूची में 11वें नंबर पर होना तो दूर, यह अभी उस सूची में आने लायक भी नहीं थी। इसके अलावा नीलकमल अग्नि के कई खास चमत्कार, जैसे स्वर्ग को जलाना और पृथ्वी को नष्ट करना, अभी नहीं किए जा सकते थे। लेकिन देवांश इससे निराश नहीं था, इसके विपरीत वह बहुत खुश था,
क्योंकि अब वह नीलकमल अग्नि के साथ एक हो चुका था। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी, नीलकमल अग्नि भी उसी हिसाब से बड़ी होती जाएगी। अगर उसे पर्याप्त समय मिला तो उसे यकीन था कि उसके भीतर का यह अंश अंततः असली नीलकमल अग्नि का रूप ले लेगा। तब बस एक विचार आते ही वह दिव्य अग्नि प्रकट होगी और दुनिया के सारे पाप और अधर्म को भस्म कर देगी। और एक पूरी तरह विकसित नीलकमल अग्नि को वश में करना, उसके उग्र स्वभाव के साथ, उसकी मौजूदा साधना तो क्या, शायद अमर सम्राट स्तर तक पहुंचने पर भी मुमकिन न होता। फिर भी वह भी केवल दक्ष स्तर पर था और उसने समय से पहले ही नीलकमल अग्नि को हासिल कर लिया था। वह इस वरदान से खुश क्यों न होता। इतना ही नहीं, क्योंकि वह अब खुद नीलकमल अग्नि था। अपनी भविष्य की साधना में जब उसका सामना दूसरी दिव्य अग्नियों से होगा तो उसे दूसरों की तरह उन्हें वश में करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी या दुम दबाकर भागना नहीं पड़ेगा। इसके बजाय वह सीधे नीलकमल अग्नि को उन्हें निगलने दे सकता था। आखिरकार ये दिव्य अग्नि सूची में 11वें नंबर पर थी। जब तक उसका सामना टॉप 10 से नहीं होता, नीलकमल अग्नि उन्हें आसानी से निगल सकती थी। ये बात बिल्कुल उसके आकाश भक्षण सूत्र जैसी थी। और जब नीलकमल अग्नि दूसरी दिव्य अग्नियों को निगलेगी तो उसकी अपनी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिसका फायदा सीधे देवांश को मिलेगा, जिससे उसकी ताकत में भी भारी इजाफा होगा। ये तो जैसे दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पहाड़ी आग से देवांश को जो मौका मिला वह सदी में एक बार मिलने वाला संयोग था। बस पता नहीं इस दुनिया में और दिव्य अग्नियां हैं भी या नहीं। देवांश ने मन ही मन बुदबुदाया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अंधेरी झील की तलहटी में देवांश की आंखों में अचानक 2 जामुनी लपटें भड़क उठीं, जिन्होंने पल भर में मीलों तक का पानी सुखा दिया, जिससे झील का बाकी पानी बड़े जोर से वापस आया और सतह पर ऐसा भूचाल लाया जैसे कोई झील का राक्षस बाहर निकलने वाला हो, जिससे आसपास पानी पीने आए पंछी और जानवर डरकर भाग खड़े हुए। अगर इस वक्त कोई देवांश के सामने खड़ा होता तो वह पाता कि उसकी आंखें अपने पुराने काले रंग से बदलकर हल्की जामुनी हो गई हैं, जो बेहद रहस्यमय और डरावनी लग रही थीं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि नीलकमल अग्नि को निगलने के बाद मैं अनजाने में ही नीलकमल दृष्टि भी हासिल कर लूंगा। देवांश बहुत खुश था। उसे ऐसे सुखद सरप्राइज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अपने पिछले जन्म में साधना की दुनिया में उसने अमर शासक स्तर पर पहुंचने के बाद ही नीलकमल अग्नि को वश में किया था और नीलकमल दृष्टि की साधना की थी। इसलिए जब वह नीलकमल अग्नि को सोख रहा था तो उसने ऐसे फायदे के बारे में सोचा भी नहीं था। भले ही यह अतीत की नीलकमल दृष्टि से मुकाबला नहीं कर सकती, पर इस दुनिया में इन जामुनी आंखों के साथ क्या बस एक नज़र से जिंदगी और मौत का फैसला करना मेरे हाथ में नहीं होगा। देवांश की पुतलियों में जामुनी आग भड़की, जिसने सीधे झील की सतह को चीर दिया। ये देख देवांश ने देर नहीं की। उसने अपनी आंखों की चमक को समेटा, फिर ऊपर छलांग लगाए, झील की तलहटी से गोली की तरह बाहर निकला और फिर उफनती हुई झील की सतह पर मजबूती से खड़ा हो गया। इधर उधर भागते पक्षियों और जानवरों को देखकर देवांश ने एक कड़वी मुस्कान दी। सिया और पीहू के गले में पड़े लॉकेट को ध्यान से महसूस करने और ये तसल्ली करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, वह पुणे की ओर निकल पड़ा। 15 दिन बीत चुके हैं। रायचंद परिवार के ऊर्जा मणि अब तक तैयार हो जाने चाहिए। मुंबई सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। मिस सिया और उनकी बेटी ने पीहू के सारे चेकअप पूरे कर लिए थे और इस दौरान डॉक्टर दुबे और डॉक्टर सेठ साई की तरह उनके साथ रहे। इन चेकअप की पर्चियां देखकर सिया जानती थी कि अगर सबसे तेज रफ्तार से भी काम हो तो भी ये सारे टेस्ट पूरे करने में 3-4 दिन लग जाते। उदाहरण के लिए MRI के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद टेस्ट होने में आमतौर पर 2-3 दिन लग जाते हैं। टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आने में 1 दिन और लगता है। लेकिन डॉक्टर दुबे के साथ होने की वजह से सारे टेस्ट्स को ग्रीन सिग्नल मिल गया और वो सब सिर्फ एक सुबह में पूरे हो गए। और सारे टेस्ट के नतीजे, सिवाय उन टेस्ट्स के जिनमें कल्चर ग्रो करने की ज़रूरत होती है और जो तुरंत नहीं आ सकते, लगभग सभी जैसे ही पूरे हुए तुरंत डॉक्टर दुबे के पास भेज दिए गए। इन प्रक्रियाओं को देखकर सिया बहुत भावुक थी, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इतना खास ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। यहाँ तक कि पीहू ने भी माथे पर बल डालकर पूछा, मम्मा, हम पहले टेस्ट के लिए इतना इंतज़ार क्यों करते थे, लेकिन इस बार ये इतनी जल्दी हो गया। सिया ने पीहू से झूठ नहीं बोला, बल्कि उसे सच बताया, क्योंकि दुबे अंकल ने हमारी मदद की। ये सुनकर पीहू ने बिना देर किए अपनी तोतली आवाज़ में डॉक्टर दुबे से कहा, थैंक यू दुबे अंकल। डॉक्टर दुबे ने ये सुना तो हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। इतना बोलकर डॉक्टर दुबे ने बड़े ही अदब से कहा, मिस सिया, रिपोर्ट्स आने के बाद हम आपकी बेटी के लिए तुरंत पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की एक बड़ी मीटिंग करेंगे। अगर आपको कोई और काम है तो आप जा सकती हैं। कंसल्टेशन के नतीजे आते ही मैं आपको बता दूंगा। सिया ने आज की छुट्टी ले रखी थी और उसे कोई ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल में इंतज़ार करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने पहले घर जाने का फैसला किया।
तो मैं डॉक्टर दुबे को तकलीफ दूंगी, सिया ने विनम्रता से कहा। फिर वह पूछे बिना नहीं रह सकी, वैसे डॉक्टर दुबे, क्या आप बता सकते हैं कि किसने आपको मेरी और मेरी बेटी की इतनी खास देखभाल करने के लिए कहा? मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। सिया सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं बोल रही थी, वह सच में उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। हालांकि ये सुनते ही डॉक्टर दुबे का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा हो। हमें किसने कहा? क्या आप अपने दिल में नहीं जानती? आपका पति इस हॉस्पिटल का मालिक है और वह पूरे नॉर्थ मुंबई का बेताज बादशाह है। मेरी नौकरी तो छोटी बात है, मैं अपनी गर्दन नहीं कटवाना चाहता, तो हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देने की जरूरत कैसे न करें? लेकिन डॉक्टर दुबे ऐसी बात बिल्कुल नहीं कह सकते थे। उन्हें तो ये भी लगा कि सिया का ये पूछना असल में एक परीक्षा है। इसलिए उन्होंने रोनी सूरत बनाकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिस सिया, प्लीज़ आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके और आपकी बेटी के मामलों पर बिल्कुल जुबान नहीं खोलूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। रही बात किसने कहा, तो प्लीज़ मुझे मुश्किल में मत डालिए, मैं सच में नहीं बता सकता। डॉक्टर दुबे की परेशान हालत देखकर सिया समझ गई कि वो वाकई कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए उसने ज़्यादा कुरेदा नहीं। इसके बजाय उसने अपना फ़ोन नंबर उन्हें दिया और फिर पीहू को लेकर वहाँ से चली गई। माँ बेटी को जाते देख डॉक्टर दुबे ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पीठ पसीने से तरबतर हो चुकी है। जैसे ही सिया और पीहू हॉस्पिटल से बाहर निकले, उसे बैंक से एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि जो मेडिकल बिल उसने अभी भरा था, वह हॉस्पिटल द्वारा पूरा रिफंड कर दिया गया है। मैसेज देखकर सिया काफ़ी देर तक सन्न रह गई। काफ़ी देर बाद उसने अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ी और खुद से बुदबुदाई, ये कपूर खानदान का वारिस मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा। लगता है मास्टर वाग ने मेरी बात उन तक नहीं पहुंचाई। मुझे खुद वक्त निकालकर कपूर परिवार के पास जाना होगा और इस मामले को साफ करना होगा, कहीं बाद में देवांश कोई गलतफहमी न पाल ले। फैसला करने के बाद सिया आगे बढ़ गई। अध्याय 206, यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है, अभी के अभी दफा हो जाओ। पुणे के बाहरी इलाके में एक सुनसान खंडहर हो चुके पुराने मकान में मीरा नायर जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। ये देखकर मायरा नायर और अमृता नायर ने जल्दी से उसे सहारा देकर दीवार के सहारे बिठाया। तीनों महिलाओं के चेहरों पर गहरा दुख था और उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। जिस बदहाली में वे आज थीं, उसकी कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। जोरावर रायचंद की मौत की खबर मीरा नायर से पहले रायचंद परिवार तक पहुंच गई थी। ये खबर सुनते ही रायचंद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खासकर गजेंद्र रायचंद, जोरावर के पिता, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले अपना एक बेटा खोया था और अब दूसरा भी चला गया। एक ही महीने के अंदर 2 बार अपनी औलाद को दफनाने का दर्द। अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद पागल हो जाता। ठीक इसी समय मीरा नायर ने देवांश ठाकुर का संदेश रायचंद परिवार तक पहुंचाया। रायचंद परिवार जानता था कि मीरा नायर का संबंध उस शख्स से है जिसने जोरावर को मारा है, इसलिए उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि पहले जोरावर का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद रायचंद परिवार ने बिना किसी चेतावनी के नायर परिवार पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। नायर परिवार की ये 3 माँ बेटियां पहले ही परिवार में हाशिए पर थीं और अब रायचंद परिवार के उग्र बदले का सामना करते हुए नायर परिवार ने स्वाभाविक रूप से उनका साथ नहीं दिया, बल्कि इन तीनों महिलाओं को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, रायचंद परिवार के सामने उन्होंने इन तीनों से सारे रिश्ते तोड़ लिए और ऐलान कर दिया कि ये 3 महिलाएं अब नायर परिवार का हिस्सा नहीं हैं, रायचंद परिवार उनके साथ जो चाहे सुलूक करे। ये कहने के बाद नायर परिवार ने अपना गेट बंद कर लिया और चाहे तीनों महिलाओं ने कितनी भी मिन्नतें की, नायर परिवार का दिल नहीं पसीजा, दरवाजा कसकर बंद रहा। ये देखकर कि नायर परिवार कोई नाटक नहीं कर रहा बल्कि सचमुच इन तीनों को त्याग चुका है, रायचंद परिवार ने अब कोई लिहाज नहीं रखा और बेखौफ होकर माँ बेटियों पर जानलेवा हमले शुरू कर दिए। गनीमत थी कि रायचंद परिवार में ज्यादा मास्टर्स नहीं थे और मायरा नायर के पास भी थोड़ा बहुत हुनर था, इसलिए फिलहाल खुद को बचाना मुमकिन हो पाया। इस तरह दोनों बहनें अपनी मां की रक्षा करते हुए लड़ते भिड़ते पीछे हटती रहीं। हालांकि दुश्मन तादाद में ज्यादा थे और ताकतवर भी। मीरा नायर के पास एक जादुई ताबीज होने के बावजूद दुश्मनों को खदेड़ने का कोई कारगर तरीका नहीं था। जहां तक मायरा की बात थी, व्यवहारिक लड़ाई के अनुभव की कमी और विरोधियों की भारी संख्या के कारण उसने जल्दी ही अपनी कमजोरी उजागर कर दी, जिसका फायदा उठाकर दुश्मनों ने एक मौका बनाया और पूरी ताकत से मायरा और अमृता की ओर झपटे। हालात बिगड़ते देख मीरा नायर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने शरीर को ढाल बनाकर अपनी मां और बहन को बचा लिया, लेकिन इस चक्कर में उसकी पीठ पर कई वार लगे और वह खून की उल्टियां करने लगी। मजबूर होकर मीरा नायर के पास एक बार फिर ताबीज का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपने ताज़ा खून से ताबीज को रंगा और भारी नुकसान के जोखिम पर एक शक्तिशाली विस्फोटक ताबीज को सक्रिय कर दिया।
धमाके के जबरदस्त प्रभाव ने वाकई दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे तीनों को मौका मिल गया और वे वहां से भाग निकलने में सफल रहीं। लेकिन विस्फोटक ताबीज मीरा नायर के प्राण रक्षक खून से सक्रिय हुआ था और उसकी साधना अभी इतनी परिपक्व नहीं थी। ताबीज के प्रतिकूल प्रभाव ने सीधे उसकी प्राण ऊर्जा को अस्थिर कर दिया, जिससे वह आगे लड़ने के काबिल नहीं रही और उन्हें मजबूरन शहर के बाहरी इलाके में इस खंडहर मकान में छिपना पड़ा। मायरा, क्या अभी तक गुरु देवांश से संपर्क नहीं हो पाया? अमृता नायर ने अपनी घायल बेटी को देखते हुए रोते हुए पूछा। आंसुओं की धार उसके गालों पर बह रही थी। ये सुनकर मायरा ने फिर से देवांश का नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से वही जवाब आया, संपर्क नहीं हो सकता। मायरा ने निराशा में सिर हिलाया। अपनी बहन को देखते हुए उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। दीदी, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है? हालांकि मीरा नायर बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी, मानो उम्मीद की कोई किरण अभी बाकी हो। उसने अपने दांत भींचे, खुद को थोड़ा सीधा बैठने के लिए मजबूर किया और दृढ़ता से कहा, उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ होगा। एक बार काम खत्म हो जाए तो वे निश्चित रूप से तुरंत पुणे वापस आएंगे। क्या तुम भूल गई कि वे उस समय कितनी जल्दबाजी में निकले थे? ये सुनकर दोनों महिलाओं को तुरंत वह दृश्य याद आ गया। उस समय देवांश ने मूल रूप से मीरा नायर को सीधे रायचंद परिवार ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्होंने अचानक कहा कि उन्हें एक जरूरी काम है। उन्होंने मीरा नायर को रायचंद परिवार को संदेश देने के लिए पुणे लौटने को कहा और खुद जल्दी में निकल गए। उस समय के हालात से यही लग रहा था कि देवांश वाकई किसी जरूरी काम से गए थे, लेकिन ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो उन्हें बिना किसी खबर के आधे महीने तक गायब रखे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे किसी मुसीबत में फंस गए? और अमृता नायर को अचानक कुछ सूझा और उनकी आंखों में घबराहट तैर गई। उनकी सारी उम्मीदें अब देवांश पर टिकी थीं। अगर उन्हें सचमुच कुछ हो गया तो वे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। अपनी मां की बातें सुनकर मीरा नायर के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। यही चिंता उसे भी खाए जा रही थी। अगर वे किसी खतरे में न होते तो इतने लंबे समय तक बिना किसी खबर के गायब रहना नामुमकिन था। अपनी चिंता के बावजूद मीरा नायर ने उन्हें दृढ़ता से सांत्वना दी। नामुमकिन? तुमने गुरु देवांश के तौर तरीके नहीं देखे हैं। इस दुनिया में सिर्फ वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका बाल भी बांका कौन कर सकता है? कहने को तो ये सच है, लेकिन शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। कौन गारंटी दे सकता है कि वे अजेय हैं? अमृता नायर का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, उनका दिल गहरे दुख से भरा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों पर मीरा नायर भी चुप हो गई। वाकई देवांश चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अभी भी बहुत युवा थे। इस दुनिया में उनसे भी ज्यादा ताकतवर लोग जरूर होंगे। इसके अलावा उस समय उनकी जल्दबाजी में रवानगी यह संकेत दे रही थी कि मामला बहुत खतरनाक रहा होगा। ये सोचते हुए क्या वाकई वे? मीरा नायर आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर झटका, उस विचार को दूर करने की कोशिश की। देवांश अब उनकी एकमात्र उम्मीद थे। वह खुद को निराशावादी होने और उम्मीद खोने की इजाजत नहीं दे सकती थी। माँ, चिंता मत करो, वे बिल्कुल ठीक हैं। मुझे विश्वास है कि वे हमें बचाने आएंगे। मीरा नायर की बात खत्म ही हुई थी कि पुराने घर का दरवाजा एक जोरदार लात से खुल गया, लेकिन आने वाला देवांश नहीं, बल्कि उनका सगा चाचा शमशेर नायर था। ये वही शमशेर नायर था जिसने उन्हें नायर परिवार से बाहर निकाला था। मेरी प्यारी भतीजी, कभी कभी अंधा विश्वास अच्छी चीज नहीं होती, समझे? शमशेर नायर ने अपने सामने मौजूद तीनों महिलाओं को देखा। उसके चेहरे पर खुलेआम एक कमीनापन और वासना भरी मुस्कान थी। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? तीनों महिलाएं, मीरा नायर और बाकी, डर भरी नजरों से इस आगंतुक को देख रही थीं। मेरी भाभी के बालों में लगे उस हेयरपिन में मैंने एक ट्रैकर फिट किया था। क्या तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल था? शमशेर नायर ने एक गंदी हंसी के साथ कहा। ये सुनकर मीरा नायर अपनी मां को बचाने के लिए खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन पाया कि उसका पूरा शरीर बेजान है और वह खड़ी नहीं हो पा रही। ज्यादा छटपटाओ मत, इतनी गंभीर चोटों के साथ ये चमत्कार है कि तुम जिंदा हो। क्या तुम अभी भी खड़े होने की उम्मीद करती हो? मीरा नायर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। दफा हो जाओ मेरी प्यारी भतीजी, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। जाहिर है मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। शमशेर नायर ने ताना मारा। इस वक्त रायचंद परिवार के लोग बाहर हर जगह फैले हुए हैं। मेरी मदद के बिना वे तुम्हें बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। हाँ, नाटक बंद करो। क्या तुम इतने दयालु हो कि हमारी मदद करोगे? मीरा नायर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, वरना उसने उन तीनों को पहले नायर परिवार से बाहर नहीं निकाला होता। जब से भाभी ने नायर परिवार में शादी की है, मैंने हमेशा उन्हें पाने का सपना देखा है। वो कहावत कैसी है, पराई थाली का लड्डू और घर की भाभी, इनका स्वाद ही कुछ और होता है। जैसे जैसे शमशेर नायर बोल रहा था, उसकी नज़रें अमृता नायर पर टिक गईं। तो जब तक मेरी भाभी मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाती हैं, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें बचा लूंगा।
इसके अलावा मौजूदा हालात को देखते हुए लगता नहीं कि भाभी के पास राजी होने के अलावा कोई और रास्ता है ना। इतना कहकर शमशेर नायर एक गंदी मुस्कान के साथ अमृता नायर की ओर बढ़ा और गर्व से बोला, मुझे कहना पड़ेगा तुम लोगों ने छिपने की जगह बहुत सही चुनी है। ये थोड़ा पुराना है लेकिन इसका अपना ही एक अलग मजा है ना। अध्याय 207 शमशेर नायर, तू कुत्ते की मौत मरेगा। जानवर, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अमृता नायर ने अपने दोनों हाथों से अपना सीना ढक लिया शमशेर नायर को फटकारते हुए। लेकिन शमशेर नायर बिल्कुल बेपरवाह था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर एक घिनौना उत्साह झलक रहा था। अगर तुम मेरी भाभी न होती तो मैं इतना उत्साहित नहीं होता। इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार मैं तुम्हें चख सकूंगा जिसने खुद को इतना पवित्र रखा है। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं अपना आपा खोने वाला हूँ। इतना कहकर शमशेर नायर ने अपना शैतानी हाथ अमृता नायर की ओर बढ़ाया, उस बदन को पाने के लिए जिसे उसने सपनों में देखा था। गुस्से में अमृता नायर ने ये देखा और जल्दी से पीछे हटी, लेकिन कमरा इतना ही बड़ा था। कुछ कदम पीछे हटते ही उसकी पीठ दीवार से जा लगी और पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची। हैरान और क्रोधित दोनों भावनाओं के साथ उसने अपने देवर को देखा। उसकी घबराहट में अंतहीन गुस्सा मिला हुआ था। उसका मन कर रहा था कि अपनी नजरों से इस जानवर को चीर दे। इन 20 से अधिक सालों में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पति का सगा भाई उसके प्रति ऐसी गंदी सोच रखेगा। और उस जानवर ने वास्तव में उसके भाई द्वारा दिए गए निजी हेयरपिन पर ट्रैकर लगाया था। चूंकि उसने हेयरपिन के साथ छेड़छाड़ की थी तो क्या उसने घर में कहीं और भी जासूसी कैमरे नहीं लगाए होंगे। ये सोचते ही अमृता नायर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें दहशत से भर गईं। बस एक पल में उसे लगा जैसे इस कमीने ने उसके पूरे शरीर को देख लिया हो। उसे खुद से घिन आने लगी। शमशेर नायर, तुम जानवर, इसके बाद तुम अपने बड़े भाई को क्या मुंह दिखाओगे। अमृता नायर को न जाने कहां से हिम्मत मिली। अचानक सीधी होकर उसने शमशेर नायर को डांटा। हाँ, वो अल्पायु का प्रेत। मैंने उसे तब तक जीने दिया जब तक तुम्हारी बेटी पैदा नहीं हो गई। यह उस पर मेरा एहसान है। उसे और क्या शिकायत हो सकती है। शमशेर नायर ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा हिकारत से भरा था। अमृता की डांट के बाद उसका बढ़ा हुआ हाथ अस्थायी रूप से रुक गया। तीनों महिलाओं ने यह सुना। उनके चेहरों के भाव एक साथ जम गए। फिर लगभग एक ही स्वर में उन्होंने पूछा, क्या तुमने मेरे पिता को मारा। शमशेर नायर ने यह सुना और आश्चर्य का भाव दिखाया। अरे नहीं, यह इतनी जाहिर सी बात है और तुम्हें अब पता चला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह जर्जर कमरा तुरंत मौत जैसी खामोशी में डूब गया। वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। जानवर, वो तुम्हारा सगा बड़ा भाई था। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो कि उसे मार डालो। अमृता नायर टूटने की कगार पर थी। वह 20 साल से अधिक समय से विधवा थी। नायर परिवार की ठंडी नजरों को सहते हुए अपनी 2 बेटियों को बड़ी कठिनाई से पाल रही थी। उसने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ उसकी अपनी बदकिस्मती थी जिसके कारण उसे आपसी सम्मान का सुखी जीवन नसीब नहीं हुआ। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसने इन सालों में जो भी दुख सहे वे सब असल में शमशेर नायर की मेहरबानी थे। ये जानना चाहिए कि शशांक नायर की मौत के बाद नायर परिवार में हर किसी ने अमृता नायर को मनहूस माना था, ये कहते हुए कि वह अपने पति की मौत का कारण बनी। एक समय के लिए नायर परिवार में हर कोई अमृता नायर को धिक्कारता था, यहाँ तक कि नायर परिवार के नौकर भी उस पर हुक्म चलाने और उंगली उठाने की हिम्मत करते थे। उस समय वह सिर्फ 19 साल की एक मासूम लड़की थी जिसने कभी ऐसी जिल्लत नहीं झेली थी, न ही उसने दुनिया की ऐसी बेरुखी देखी थी। मनहूस होने के तानों के साथ उसने एक समय खुद को दोषी भी माना था, यह महसूस करते हुए कि शशांक की मौत उसकी वजह से हुई। अपमान सहन न कर पाने और अपराधबोध व आत्मग्लानि से भरकर उसने आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने का मन बना लिया था। लेकिन ये सोचकर कि उसे अभी भी 2 बेटियों की देखभाल करनी है, उसने जबरदस्ती उस नकारात्मक विचार को दबा दिया। उसने नायर परिवार छोड़ने के बारे में भी सोचा था, लेकिन नायर परिवार के लोगों ने उसे जाने नहीं दिया, ये कहते हुए कि मीरा और मायरा नायर परिवार की सदस्य हैं और भले ही वे मर जाएं, उन्हें नायर परिवार में ही मरना होगा। इसके अलावा अमृता नायर भी चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों को एक विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश मिले, इसलिए उसने इन सभी दर्दों को सहा, केवल इस उम्मीद में कि वह अपनी दोनों बेटियों को बड़ा करके अपने पति की मौत का कारण बनने के पाप का प्रायश्चित कर सके। सालों तक वह आत्मग्लानि और पछतावे में जीती रही, यह महसूस करते हुए कि उसने अपने पति की अच्छी देखभाल नहीं की, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। आज ही उसे पता चला कि यह सब शमशेर नायर का किया धरा था। वह इन सालों में उसे देवर जी कहकर बुलाती रही और बड़े सम्मान के साथ पेश आती रही। अब बस इसके बारे में सोचकर ही उसका पेट मथने लगा और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। तो क्या हुआ अगर वह मेरा बड़ा भाई है? जब तक वह था, नायर परिवार कभी मेरे हाथों में नहीं आ सकता था। इसके अलावा अगर वह न होता तो मैं तुम्हें 18 साल पहले ही चख सकता था, लेकिन मुझे आज तक इंतजार करना पड़ा। तुम ही बताओ, क्या उसे नहीं मरना चाहिए था?
शमशेर नायर ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, मानो शशांक नायर ही वह व्यक्ति था जिसने गलती की थी। शमशेर नायर, तुम जानवर से भी बदतर हो। क्या तुम्हें भगवान के न्याय से डर नहीं लगता? अमृता नायर पागलों की तरह चीखी। गुस्से में उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। शमशेर नायर ने यह देखकर जोर से ठहाका लगाया, भगवान का न्याय? हाँ, अगर सचमुच कोई ईश्वरीय दंड होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। क्या मैं अभी भी जिंदा और स्वस्थ होता? बोलने के बाद शमशेर नायर ने वासना भरी नजरों से पूछा, ईश्वरीय दंड की बात चल ही रही है तो भाभी, क्या तुम जानती हो कि मैंने इन सालों में तुम पर हाथ क्यों नहीं डाला? जैसे ही उसकी आवाज़ थमी, उसकी नज़र मीरा और मायरा पर इधर उधर घूमने लगी, जैसे उन्हें आर पार देखना चाहता हो। ये सुनते और देखते ही तीनों महिलाएं तुरंत दहशत में आ गईं, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे भयानक राक्षस देख लिया हो। खासकर अमृता और मीरा, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे अभी जोरावर रायचंद के चंगुल से बची हैं, केवल शमशेर नायर के हाथों में पड़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जानवर उनका अपना चाचा था। ये तो बस जघन्य और अक्षम्य था। शमशेर नायर, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। अमृता नायर कांपती आवाज में शाप दिया। मैं कैसे मरूंगा ये बात की बात है, आज मैं तुम्हें पहले स्वर्ग और नरक दोनों का एहसास कराऊंगा। शमशेर नायर जोर से हंसा और अमृता को पकड़ने के लिए फिर से हाथ बढ़ाया। मायरा नायर ने अनजाने में रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। वह विरोधी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बस एक ही दौर में वह किसी को बचाने में असफल रही और इसके बजाय विरोधी द्वारा काबू कर ली गई। उसके हाथ और पैर शमशेर नायर द्वारा रस्सियों से बांध दिए गए, जिससे वह हिल भी नहीं सकती थी। पलक झपकते ही स्थिति ऐसी हो गई कि वे कसाई के तख्ते पर पड़ी मछली की तरह थीं। शमशेर नायर, मैं सलाह देती हूँ कि अपनी हद में रहो, वरना जब गुरु देवांश यहाँ आएंगे तो तुम मौत की भीख मांगोगे। मीरा नायर खुद नहीं जानती थी कि उसे इस पल देवांश का ख्याल क्यों आया, लेकिन वह अनियंत्रित रूप से बोल पड़ी, गुरु देवांश। हा। ये सुनकर शमशेर नायर हंसा। क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम पर हाथ डालने के लिए अब तक इंतजार क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे तथाकथित गुरु देवांश ने तुम्हें छोड़ दिया है और अब तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। वरना क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि जाल में फंसने आऊंगा? ये सुनकर मीरा नायर का आखिरी दांव भी बेकार हो गया। कोई और रास्ता न देख उसने योजना बनाई कि इससे पहले कि शमशेर नायर उसे अपमानित कर सके, वह अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर लेगी, अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए। शमशेर नायर, बस मेरा इंतजार करना, अगर मैं भूत भी बन गई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मीरा नायर ने दांत भींचे। उसका दिल अत्यधिक दुख और आक्रोश से भरा था। शमशेर नायर ये सुनकर दिल खोलकर हंसा। मीरा की धमकी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसने केवल तीनों महिलाओं पर अपनी नजरें घुमाईं। उसका चेहरा लंपटता से भरा था। वाह वाह वाह, हर कोई एक से बढ़कर एक है। इतने सालों का मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। इतनी सारी औरतों का सुख इस दुनिया में मेरे अलावा मुझे डर है कि कोई दूसरा नसीब वाला नहीं होगा, है ना? जैसे जैसे शमशेर नायर बोल रहा था, उसने अमृता नायर के कपड़े फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यह उसका जुनून था। वह निश्चित रूप से उसे पहले निशाना बनाएगा। जैसे ही शमशेर नायर का हाथ अमृता के कपड़ों को पकड़ने वाला था और तीनों महिलाओं की आंखें निराशा से भर गई थीं, एक ठंडी आवाज धीरे से आई, चिंता मत करो, तुम भी निश्चित रूप से पहले नहीं होगे। अध्याय 208, मैं तुम्हारे लिए दया की भीख मांगूं। मुझे डर है कि कहीं मुझ पर बिजली न गिर जाए। एक पल आवाज दूर थी, लेकिन अगले ही पल एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। हालांकि उसने अपने कपड़े बदल लिए थे, पिछला सेट नीलकमल अग्नि से जल गया था और यह सेट वह अपनी स्टोरेज रिंग में रखता था। फिर भी मीरा नायर और तीनों महिलाओं ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। गुरु देवांश, तीनों महिलाएं उत्साह से चिल्लाईं। उनकी आवाज में तबाही से बचने की खुशी भरी थी। शमशेर नायर मुड़ा, कुछ आश्चर्य के साथ देवांश को देखते हुए, और मन ही मन सोचा, ये लड़का चुपचाप मेरे पास आ सकता है। इसकी साधना मेरे बराबर होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जोरावर और उसके समूह को मिटा सका। बस अफसोस की बात है कि यह बहुत छोटा है। चाहे इसकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी हो, यह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। स्थिति को समझने के बाद शमशेर नायर को अब कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने देवांश को तिरस्कार से देखा और ताना मारा, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कैसे ढूंढूं और तुम खुद मेरे दरवाजे पर चले आए। चूंकि तुम यहाँ हो तो रुको और दर्शक बनो। देखो कैसे मैं एक ड्रैगन इन 3 फीनिक्स से लड़ता हूँ। हालांकि देवांश ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, शमशेर नायर के पीछे मीरा नायर को देखा और पूछा, क्या ये तुम्हारा सगा चाचा है? ये जानवर मेरे नायर परिवार का सदस्य होने के लायक नहीं है। मीरा नायर दहाड़ी, साफ तौर पर गुस्से से भरी हुई। देवांश ने यह सुनकर सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो इससे निपटना आसान है। क्या तुम्हारे लहजे से लग रहा है कि तुम मुझे सीधे मारने की योजना बना रहे हो?
शमशेर नायर ने पूरी हिकारत के साथ कहा, साफ कहूं तो नौजवान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कर सकते हो? मैं पूर्ण अंतर शक्ति के महासिद्धि स्तर का मास्टर हूँ। मुझे चुनौती देने से पहले तुम्हें अपनी ताकत तोल लेनी चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि देवांश की आंखें अचानक बैंगनी हो गईं और फिर उसे अपने पैरों से एक जलती हुई पीड़ा महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर बैंगनी अग्नि में घिरे हुए थे। तेज दर्द हुआ और चाहे उसने बुझाने की कितनी भी कोशिश की, बैंगनी अग्नि उससे चिपकी रही, बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना ही नहीं, बैंगनी अग्नि केवल शमशेर नायर के पैरों को जला रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे ऊपर फैलने की कोई जल्दी नहीं है। ये दृश्य देखकर तीनों महिलाओं के चेहरे के भाव अनजाने में बदल गए और वे एक साथ बोल पड़ी, पहाड़ी प्रेत अग्नि। उन्होंने देवांश को पहाड़ी पर अपनी अग्नि नियंत्रण शक्ति का प्रदर्शन करते देखा था, लेकिन उस समय लपटों का रंग इतना शुद्ध नहीं था। और जब देवांश ने लकड़हारे के शिविर की पहाड़ी पर आग को नियंत्रित किया था, उसकी तुलना में उसके मौजूदा अग्नि नियंत्रण के तरीकों का वर्णन करने के लिए वे केवल यही शब्द सोच सकती थी, जैसा वह चाहे। यह इस बात से स्पष्ट था कि देवांश ने लपटों को केवल शमशेर नायर के पैरों तक सीमित रखा था। तेज जलन और दर्द ने शमशेर नायर को मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया। दिल दहला देने वाली चीखें पूरे इलाके में गूंज उठीं। कमीने, इसे अभी रोको। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। शमशेर नायर ने दांत भींचते हुए देवांश को घूरा और दहाड़ा। देवांश, जो अब तक शांत था, शमशेर नायर का आखिरी वाक्य सुनकर उसकी एक भौं ऊपर उठी और उसके होठों पर जल्दी ही एक हल्की मुस्कान आ गई। शमशेर नायर यह नहीं जानता था कि उसने अनजाने में देवांश की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अब उसका इंतजार अंतहीन तड़प कर रही थी। देवांश के एक विचार के साथ शमशेर नायर के पैर तुरंत जलकर राख हो गए। खड़े होने में असमर्थ वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि लपटों ने ऊपर चढ़ने का मौका नहीं लिया, इसके बजाय वे धीरे धीरे कम होती गईं, जब तक कि आग की केवल 2 उंगली जितनी मोटी लपटें नहीं रह गईं, जो शमशेर नायर की पिंडलियों पर जल रही थीं। उसे सीधे जलाकर मार डालना उसके लिए बहुत आसान होगा। देवांश इस बैंगनी अग्नि का उपयोग करके उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा के हर इंच को धीरे धीरे जलाना चाहता था। इसमें शामिल दर्द को मोमबत्ती की लौ पर उंगली रखकर समझा जा सकता है, और इस बैंगनी अग्नि का तापमान मोमबत्ती की लौ से कहीं ज्यादा था। इसके अलावा ये निरंतर थी जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह से जल न जाए। इसलिए उसे दर्द से मरने से बचाने के लिए देवांश ने बहुत दयालुता दिखाते हुए अपनी पुतलियों को बैंगनी से नीले रंग में बदल दिया और उस पर एक और नील कमल अग्नि डाल दी। इस अग्नि की उपस्थिति के साथ शमशेर नायर भले ही दर्द से मरना चाहे, बिल्कुल नहीं मर पाएगा। वह केवल बेबस होकर देख सकेगा कि उसका शरीर इंच दर इंच जलकर राख हो रहा है, जब तक कि केवल उसका सिर न रह जाए। शमशेर नायर ने 2 छोटी बैंगनी लपटों को देखा और इस बात को साफ तौर पर महसूस किया। उसका पहले का उग्र चेहरा आखिरकार दहशत में बदल गया। गुरु देवांश, मुझे पता है कि मैंने गलती की। प्लीज गुरु देवांश, रहम करें और मेरी कुत्ते की जिंदगी बख्श दें। अब से मैं आपकी सेवा करूंगा और मैं निश्चित रूप से आपको अपने पिता की तरह मानूंगा। शमशेर नायर जमीन पर घुटनों के बल बैठा, गंभीर दर्द सहते हुए माथा टेक रहा था और बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। देवांश हालांकि पूरी तरह से अडिग था। अपनी नीली पुतलियों को घुमाते हुए 2 हल्की नीली लपटें क्रमशः नायर बहनों के शरीर में समा गईं। मायरा नायर के शरीर पर कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ और पैर बांधने वाली रस्सियां तुरंत टूट गईं। मीरा नायर के बदलाव हालांकि नंगी आंखों से दिखाई दे रहे थे। वह पहले सभी के द्वारा घायल की गई थी और बाद में ताबीज के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित थी, इसलिए उसका चेहरा पीला और खून से रहित था। लेकिन जैसे ही नीली अग्नि उसमें प्रवेश कर गई, उसके गालों पर तुरंत गुलाबी रंगत लौट आई और उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर और मजबूत हो गईं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह पल भर में सामान्य हो गई, जिससे तीनों महिलाओं की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। दीदी, गुरु देवांश स्वर्ग से उतरे कोई देवता तो नहीं है? मायरा नायर धीरे से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, जिस पर मीरा नायर ने उसे घूर कर देखा। भतीजी, प्लीज गुरु देवांश से मेरे लिए सिफारिश कर दो, उनसे कहो कि मुझे छोड़ दें। मुझे पता है कि मैं गलत था, चाचा को माफ कर दो, मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं गलत था। शमशेर नायर ने देवांश के तरीकों को देखकर जल्दी से मुड़ा और मीरा नायर के सामने घुटने टेक दिए दया की भीख मांगने लगा। ये देखकर मीरा नायर ने सीधे उसे लात मारी, जिससे वह लुढ़क कर दूर जा गिरा। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने पूछा, सुअर और कुत्ते जैसी चीज, मेरा मन कर रहा है कि तुझे चीर दूं। क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए सिफारिश करूंगी? शमशेर नायर ने हार नहीं मानी और रेंगते हुए वापस अमृता नायर के पास भीख मांगने गया। भाभी, इन सालों में मैंने आपको अच्छा खाना और पीना दिया है। मैं आपसे मुझे माफ करने के लिए नहीं कह रहा, बस मुझे जल्दी मौत देने के लिए कह दो।
अमृता नायर ने ये देखकर हिकारत से नाक से कुड़ी, मेरे पति की हत्या की नफरत के लिए तुझे 1000 बार काटा जाना चाहिए। अगर मैं तेरे लिए सिफारिश करूं तो मुझे डर है कि कहीं मुझ पर बिजली न गिर जाए। शमशेर नायर ने फिर से मायरा से भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके पैरों का दर्द असहनीय हो गया है। वह तुरंत जमीन पर सिकुड़ गया, इधर उधर लुढ़कने लगा और दिल दहला देने वाली चीखें मारने लगा। मायरा नायर ने यह देखकर गुस्से से पूछा, गुरु देवांश, वह इस तरह कब तक रहेगा? मैं नहीं चाहती कि वह इतनी जल्दी मरे। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसे लगभग 1 महीने तक जलाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नीलकमल अग्नि के पोषण और उसके आंतर शक्ति महासिद्धि स्तर के मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण उसके लिए 1 महीने तक स्पष्ट चेतना बनाए रखना मुश्किल नहीं था। क्या होगा अगर वह आत्महत्या करने की कोशिश करे? मायरा नायर डर रही थी कि वह बहुत जल्दी मर जाएगा। मीरा नायर ने यह सुनकर बड़ी समझदारी से कहा, इतने दर्द में उसके पास आत्महत्या करने की ताकत भी नहीं होगी। अभी कुछ देर पहले उसके पास खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ताकत नहीं थी। ठीक है, मुझे रायचंद परिवार ले चलो। देवांश एक जानवर पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ऊर्जा मणि इस यात्रा का उसका लक्ष्य थे। उसी समय रायचंद परिवार की हवेली, जहां अभी अभी एक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था, अब लालटेन और झंडों से सजी हुई थी और पूरा घर अपार खुशी से भरा हुआ था। कारण और कोई नहीं बल्कि यह था कि रायचंद परिवार के पूर्वज आज अपनी साधना से बाहर आए थे और वे अर्ध महागुरु स्तर तक पहुंच चुके थे। अध्याय 209। क्या वह अर्ध महागुरु का मुकाबला कर सकता है? वह तो बस अपनी बेइज्जती करवा रहा है। रायचंद परिवार के पूर्वज के अर्ध महागुरु के रूप में उभरने की खबर पुणे भर में आग की तरह फैल गई। पुणे के लगभग सभी छोटे बड़े परिवारों ने एक ही समय पर प्रतिक्रिया दी। वे बधाई देने दौड़ पड़े। कमजोर परिवारों के मुखिया अपनी टीम का नेतृत्व खुद कर रहे थे, वहीं प्रभावशाली परिवारों ने टीम का नेतृत्व करने के लिए अपने किसी खास व्यक्ति को भेजा। केवल नायर परिवार एक अपवाद था, क्योंकि उनके परिवार का मुखिया अकेले बाहर जाने के बाद अचानक संपर्क से बाहर हो गया था। हालांकि उसका फोन लग रहा था, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। भले ही लोगों को उसे खोजने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन बधाई का मामला टाला नहीं जा सकता था, वरना इसे अर्ध महागुरु का अनादर माना जा सकता था। इसलिए नायर परिवार ने शमशेर नायर के बेटे रोहन नायर को भेजा, जो कतार में पहला वारिस था। शहर के बाहरी इलाके से रायचंद परिवार तक टैक्सी से पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। देवांश ने खून से लथपथ मीरा नायर को देखा और सोचा कि कोई जल्दी नहीं है, इसलिए उसने टैक्सी को पहले एक शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए कहा। उसके कपड़े बदलने के बाद उन चारों ने एक और टैक्सी की और रायचंद परिवार की ओर चल दिए। रास्ते में मीरा नायर और अन्य महिलाओं ने एक दूसरे को देखा, फिर झिझकते हुए बोली, गुरु देवांश, हम पिछले कुछ दिनों से आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे और हमें चिंता थी कि कहीं आप किसी खतरे में तो नहीं पड़ गए। देवांश ने सिर हिलाया। मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में था और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। ये सोचते ही देवांश को सिर दर्द होने लगा। जब से पिछली बार सिया उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाई थी, तब से देवांश अपने फोन की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्क हो गया था। बैंगनी अग्नि के सार को सोखते समय उसने अपना फोन अपनी स्टोरेज रिंग में छिपा दिया था, ताकि वह उसके कपड़ों की तरह जल न जाए। लेकिन उसे जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि उसने शुरू में सोचा था कि वह बैंगनी अग्नि के सार को 2-3 दिनों में शुद्ध कर लेगा, लेकिन जब उसने सार निकाला तो वह दंग रह गया, यह महसूस करते हुए कि इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया के दौरान वह लगातार इस बात से चिंतित था कि क्या सिया को उसकी जरूरत होगी, इसलिए उसने अतिरिक्त प्रयास के साथ शुद्धिकरण किया और वास्तव में उम्मीद से आधे महीने पहले ही बैंगनी अग्नि के सार को शुद्ध करने में सफल रहा। पुणे वह निकटतम शहर था जिसे वह जानता था, इसलिए उसने सैकड़ों मील दौड़कर पुणे में प्रवेश किया, फिर पास में एक दुकान ढूंढी, मालिक से एक पावर बैंक स्कैन करने में मदद मांगी और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सफलतापूर्वक अपना फोन चालू किया। चालू होने के बाद देवांश का फोन बिजली की मोटर की तरह लगातार वाइब्रेट करने लगा। सैकड़ों संदेशों और मिस्ड कॉल को देखते हुए देवांश ने तुरंत सिया के संदेशों को खोला। जब उसने वे संदेश देखे तो उसने सोचा, ये बुरा हुआ, सिया निश्चित रूप से गलतफहमी पाल लेगी कि मैं फिर से अपनी बेटी की अनदेखी कर रहा हूँ। खासकर सिया की कई मिस्ड कॉल्स जिन्होंने देवांश को चौंका दिया। उसने लंबे समय से उसे खुद कॉल नहीं किया था, जो ये दिखा रहा था कि वह उस समय कितनी चिंतित थी। लेकिन वह उसकी कॉल तब चूक गया जब वह सबसे ज्यादा चिंतित थी। देवांश कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कितनी गुस्से में होगी। इसके लिए देवांश ने तुरंत सिया को कॉल किया, लेकिन यह अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से वह अभी भी उसकी ब्लैकलिस्ट में था। इसलिए देवांश ने एक टेक्स्ट संदेश भेजा जिसमें बताया गया कि उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया और फिर कहा कि वह जल्द ही मुंबई वापस आएगा। हालांकि ये संदेश निस्संदेह बहरे कानों पर पड़ा, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। देवांश थोड़ा बेचैन था, इसलिए उसने रिया कपूर को फ़ोन करके सिया की विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछताछ की।
उसे यह जानकर काफ़ी राहत मिली कि रिया कपूर ने गुप्त रूप से हस्तक्षेप किया था। सिया के मामले को स्पष्ट करने के बाद वह वापस जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि उसने मीरा नायर का संदेश खोला। सामग्री सरल थी, एक संकट संकेत जिसके अंत में एक लोकेशन थी। देवांश ने उनकी मां और बेटियों को इसी लोकेशन के सहारे ढूंढा, वरना वह सीधे रायचंद परिवार के पास ऊर्जा मणि इकट्ठा करने जाता। वह इस उपनगर में क्यों आता? जहां तक इस बात का सवाल था कि वे इस स्थिति में कैसे पहुंची, देवांश ने टैक्सी में उनसे पूछा था। सुनने के बाद देवांश को एहसास हुआ कि यह अभी भी उसी की वजह से था। अगर उन्होंने उसका संदेश आगे नहीं बढ़ाया होता तो शायद उन्हें नायर परिवार से बाहर नहीं निकाला जाता। अगर वह विदेशी अग्नि के सार को 2-3 दिनों के भीतर शुद्ध कर पाता, जैसा कि उसने शुरू में अनुमान लगाया था, तो उन्हें इस आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि उनका जीवन और मृत्यु देवांश के लिए महत्वहीन थे, लेकिन देवांश को किसी का एहसान रखना पसंद नहीं था। शॉपिंग मॉल से रायचंद परिवार तक ये केवल आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन जैसे जैसे वे उस इलाके के करीब पहुंचे जहां रायचंद परिवार का विला स्थित था, ट्रैफिक असामान्य रूप से जाम हो गया। और वे रायचंद परिवार के जितना करीब पहुंचे, ट्रैफिक उतना ही ज्यादा जाम होता गया। खास बात यह थी कि ट्रैफिक जाम में विभिन्न लग्जरी कारें शामिल थीं, जिससे टैक्सी ड्राइवर को बीच से निकलने में डर लग रहा था और वह केवल लग्जरी कारों के काफिले के पीछे धीरे धीरे चलने की हिम्मत कर रहा था। उफ, कितना परेशान करने वाला है, इतनी सारी बड़ी गाड़ियां घूम रही हैं, क्या कोई बड़ा आदमी कोई इवेंट कर रहा है? टैक्सी ड्राइवर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका, उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे क्या आप क्लाउड 9 एन्क्लेव नहीं जा रहे हैं? आप किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे होंगे, है ना? क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? टैक्सी ड्राइवर ने देवांश को देखते हुए पूछा। पिछली बातचीत से हालांकि पीछे बैठी खूबसूरत महिलाएं अपने शब्दों के साथ बहुत सावधान थीं, फिर भी उसने महसूस किया कि ये लोग सामान्य नहीं थे। इसके अलावा क्लाउड 9 एन्क्लेव जैसी पॉश सोसाइटियों में उनके बार बार आने जाने से पता चलता था कि उनकी पहचान साधारण नहीं थी, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। भले ही उन्हें अभी भी उसकी खटारा टैक्सी लेनी पड़ी हो, लेकिन कुछ बड़े लोग बस दिखावा करना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि इसे जीवन का अनुभव भी कहते हैं। आप उनका क्या कर सकते हैं? देवांश नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर मीरा नायर और अन्य को देखा, लेकिन वे भी हैरान दिख रही थी। यह नहीं जानती थी कि इतने सारे अमीर परिवार अचानक क्लाउड 9 एन्क्लेव में क्यों जमा हुए हैं। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर पहले तो दंग रह गया, फिर उसने तिरस्कार का भाव दिखाया, ये सोचते हुए कि देवांश एक दलाल है जो 3 खूबसूरत महिलाओं को किसी अमीर परिवार के लिए काम करने भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सच कहा जाए तो पीछे बैठी वो 3 महिलाएं वाकई गजब की खूबसूरत थीं। वाकई पैसा अच्छी चीज है, चाहे कोई महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उनके सामने वह बस भोग की एक वस्तु है। टैक्सी कुछ 100 मीटर आगे चली, फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो गई और हिल नहीं सकी। ड्राइवर ने इंटरकॉम के जरिए आगे अपने साथियों से पूछा और पता चला कि कुछ अमीर बड़े लोग ड्राइविंग को बहुत धीमा पाकर बस अपनी कारें सड़क के किनारे खड़ी करके खुद क्लाउड 9 एन्क्लेव की ओर पैदल चल पड़े थे। आखिरकार अवैध पार्किंग, बस चालान और जुर्माने की बात थी। उन अमीर लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। अमीर बड़े लोग तो आराम से थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रही टैक्सियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। आप सबने सुन ही लिया, क्यों ना आप खुद कुछ कदम पैदल चलें? ड्राइवर ने अपनी झुंझलाहट के बावजूद विनम्रता से कहा। ये सुनकर देवांश ने अपने पावर बैंक लगे फोन से ड्राइवर को 1000 रुपये स्कैन कर दिए और फिर आगे बढ़ गया। पीछे तीनों महिलाएं ये देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे हो लीं। ड्राइवर, जो मूल रूप से देवांश के प्रति कुछ तिरस्कारपूर्ण था, अपने फोन पर भुगतान की सूचना सुनने के बाद देवांश के प्रति अपने रवैये में तुरंत 180 डिग्री का बदलाव ले आया। शायद वो 3 महिलाएं दलाल थीं और देवांश वह था जो अमीर परिवार के लिए काम करने जा रहा था। क्लाउड 9 एन्क्लेव सोसाइटी के बाहर सड़क पर विभिन्न छोटे बड़े परिवारों की बधाई देने वाली टीमें बिना एक दूसरे के काम में टांग अड़ाए आगे बढ़ रही थीं। तभी किसी ने अचानक भीड़ के बीच मीरा नायर और अन्य को चलते हुए देखा। अरे देखो, क्या वो नायर परिवार की बहनें नहीं हैं जो कई दिनों से गायब थीं? वाह, ये वास्तव में वही हैं। लेकिन इस समय रायचंद परिवार के पास आने की हिम्मत वे अभी भी कैसे कर सकती हैं? अगर वे नहीं आती तो और क्या कर सकती हैं? रायचंद परिवार, जिसके पास एक अर्ध महागुरु है, का सामना करते हुए क्या वे जीवन भर छिप सकती हैं? वाकई बेहतर है कि आगे आएं और माफी मांगें। शायद रायचंद परिवार के पूर्वज के सामने अगर वे एक एक करके अपने कपड़े उतार दें तो रायचंद परिवार के पूर्वज उन्हें बख्श देंगे। हा हा हा, ये सच है। हा हा हा, अरे उनके बगल में वो आदमी कौन है? मैंने उसे पहले नहीं देखा। क्या वह भी नायर परिवार से है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वे जंगल की आग के दौरान एक युवा यंत्र विशेषज्ञ से मिले थे? क्या ये वही हो सकता है? मैंने भी इसके बारे में सुना है।
कहा जाता है कि उस विशेषज्ञ ने रायचंद परिवार को मुआवजे के रूप में काली ऊर्जा मणि तैयार करने के लिए भी कहा था, वरना वह रायचंद परिवार को नष्ट कर देगा। तुम बस उनकी डींगे सुनो। अगर वास्तव में उनके पास ऐसा कोई विशेषज्ञ होता तो क्या वे पीटे जाते और आज तक अपना चेहरा छिपाए रखते? भले ही वह आदमी वास्तव में एक यंत्र विशेषज्ञ हो, क्या वह एक अर्ध महागुरु का विरोधी हो सकता है? ये तो बस अपनी बेइज्जती करवाना है। अध्याय 210, वरना कोई रहम नहीं होगा। क्लाउड 9 एनक्लेव, रायचंद परिवार की हवेली। दर्जनों एकड़ में फैले विशाल आंगन में इस समय विभिन्न छोटे बड़े परिवारों की बधाई देने वाली टीमें खड़ी थीं। अपेक्षाकृत बड़े परिवारों को खबर पहले मिली और उन्होंने सामान्य परिवारों की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया दी, इसलिए उनके स्थान भी आगे की ओर थे। जहां तक उन परिवारों की बात थी जिनकी नींव अपेक्षाकृत उथली थी, उन्हें खबर बाद में मिली और उनमें पहल की कमी थी, इसलिए अधिकांश ने अभी तक क्लाउड 9 एनक्लेव में प्रवेश नहीं किया था। मीरा नायर और तीनों महिलाओं के देवांश के साथ आने की खबर रायचंद परिवार में तेजी से फैल गई। खबर मिलते ही गजेंद्र रायचंद ने तुरंत गुंडों को संगठित किया, मीरा नायर, तीनों महिलाओं और देवांश को घेरने और खत्म करने की तैयारी की। हालांकि उनके आदेश भेजे भी नहीं गए थे कि उन्हें रायचंद परिवार के पूर्वज हरिश्चंद्र रायचंद ने रोक दिया। दादाजी, यह क्या है? गजेंद्र रायचंद ने खुद को रोके जाने पर बेहद हैरान होकर पूछा। वे चारों जोरावर के कातिल थे। अपने बेटे का बदला लेने के लिए पारिवारिक रक्षकों को संगठित करना पूर्वज के पोते का बदला लेने के बराबर भी था। पूर्वज उन्हें क्यों रोकेंगे? हरिश्चंद्र ने अपने पोते पर एक नजर डाली। गजेंद्र के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय उदासीनता से पूछा, मैंने सुना है कि उनके साथ वाला वो नौजवान वही यंत्र सम्राट है जिसने जोरावर को मारा था। गजेंद्र रायचंद ने जल्दी से जवाब दिया, वही होना चाहिए। कहा जाता है कि वह भी नायर परिवार की मां और बेटी के साथ है, इधर ही आ रहा है। क्या दादाजी की योजना है कि ये पूर्वज आज एकांतवास से बाहर आया है? हालांकि मुझे अर्ध महागुरु के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि आंगन में खड़े 2/3 लोग इस पर विश्वास नहीं करते। वे सभी मुझे बधाई देने आए हैं, लेकिन वह झूठा है। सच्चाई टटोलना ही असली मकसद है। चूंकि वह नौजवान खुद हमारे दरवाजे पर आया है, ये पूर्वज बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसका उपयोग करेगा। हरिश्चंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से अहंकारी था। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही खुद को उस नौजवान को अकेले मारते हुए, फिर छत की मुंडेर पर खड़े होकर हाथ पीछे किए हुए पुणे के कुलीन वर्ग की जय जयकार का आनंद लेते हुए देख लिया था। ये सुनकर गजेंद्र रायचंद तुरंत अपने दादाजी का मतलब समझ गए और मंजूरी में तालियां बजाईं। उनके चेहरे की खुशी छिपाना नामुमकिन था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि आज के बाद पुणे का नक्शा फिर से लिखा जाएगा और उनका रायचंद परिवार इस विशाल पुणे में एकमात्र आवाज बन जाएगा। भीड़ में मिले हुए देवांश और तीनों महिलाएं मुश्किल से आगे बढ़ीं। आसपास के अमीर परिवारों की बातचीत सुनकर देवांश और उनके साथियों को आखिरकार समझ आ गया कि रायचंद परिवार के पूर्वज अर्ध महागुरु स्तर तक पहुंच गए हैं। यही वजह थी कि इतने सारे अमीर परिवार बधाई देने के लिए होड़ कर रहे थे। ये सुनकर कि विरोधी केवल एक अर्ध महागुरु है, देवांश अपना सिर हिलाने और आह भरने से खुद को नहीं रोक सका, इस बात का अफसोस करते हुए कि इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हैं। एक मामूली अर्ध महागुरु स्तर साधना की दुनिया में प्रवेश स्तर भी नहीं माना जाता, फिर भी यहाँ यह इतने सारे अमीर परिवारों को चापलूसी करने के लिए आकर्षित कर सकता है। इतना भारी विरोधाभास देवांश भावुक कैसे नहीं होता? हालांकि मीरा नायर और तीनों महिलाओं के विचार देवांश से अलग थे। ये देखकर कि एक अर्ध महागुरु पुणे के लगभग सभी अमीर परिवारों से बधाई प्राप्त कर सकता है, उन्होंने अनजाने में सोचा, अगर ये लोग देवांश की असली साधना जानते तो क्या वे रेंगते हुए और बधाई में माथा टेकते हुए नहीं आते? नायर परिवार के उन सदस्यों के बारे में सोचते हुए जिन्होंने कभी उसे नजरअंदाज किया था, अब उसके सामने अधीनता में घुटने टेक रहे हैं, उससे दया दिखाने और उनकी जान बख्शने की भीख मांग रहे हैं। मीरा नायर भावनाओं के ज्वार को महसूस किए बिना नहीं रह सकी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह सब केवल उसकी ख्याली पुलाव था। देवांश का उसके साथ आने का मुख्य कारण ये था कि उसे रायचंद परिवार के काले ऊर्जा मणि में दिलचस्पी थी। उस जैसे ऊंचे कद के व्यक्ति के लिए नायर परिवार से निपटना असंभव था, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, केवल उसके और उसकी बेटियों के लिए। इसके अलावा उसने पहले ही उसे 2-3 बार बचाया था। उसके पास वास्तव में उसे उसके लिए कुछ और करने के लिए कहने का कोई मुंह नहीं था। मैं केवल यह उम्मीद करती हूँ कि इस बार मैं उसे सफलतापूर्वक काला ऊर्जा मणि प्राप्त करने में मदद कर सकूं। आगे क्या होता है, मैं केवल एक समय में एक कदम उठा सकती हूँ। मीरा नायर मन ही मन आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर हलचल और शोर से भरे क्लाउड 9 एनक्लेव को देखते हुए वह जानती थी कि यह यात्रा बहुत आसान नहीं होने वाली थी।
जल्द ही उन चारों ने भीड़ का पीछा करते हुए क्लाउड 9 एन्क्लेव सोसाइटी में प्रवेश किया और फिर रायचंद परिवार की हवेली के प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले सोसाइटी के भीतर एक लंबी दूरी तय की। इस समय रायचंद परिवार की हवेली गतिविधियों से गूंज रही थी और बेहद जीवंत थी, जिसमें अभी अभी हुए अंतिम संस्कार का कोई निशान नहीं दिख रहा था। क्या ये रायचंद परिवार है? देवांश आंगन में चला गया, दर्जनों एकड़ को विभिन्न परिवारों की बधाई देने वाली टीमों से भरा हुआ देख रहा था। जब उसने कोई ऊर्जा मणि नहीं देखी तो वह जान गया कि रायचंद परिवार ने मीरा नायर के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया था। देवांश ने अनजाने में एक फीकी मुस्कान दी, फिर और कुछ नहीं कहा, आंगन में आगे बढ़ता रहा। और देवांश के ठंडे लहजे को सुनकर मीरा नायर तुरंत जान गई कि वह नाराज है। उसका दिल अनजाने में थोड़ा कांप गया और उसने तुरंत पूरे रायचंद परिवार के लिए शोक मनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन चारों ने आंगन में प्रवेश किया, किसी ने उनकी उपस्थिति को देखा और उस व्यक्ति ने तुरंत अपने साथियों को सूचित किया। एक ने 10 को बताया, 10 ने 100 को। बस कुछ ही पलों में आंगन में मौजूद हर किसी ने अपनी नजरें देवांश और उन चारों की ओर घुमा दी। मूल रूप से जीवंत आंगन तुरंत शांत हो गया, लेकिन जल्द ही भीड़ से तिरस्कार की आवाजें आने लगीं, जो स्पष्ट रूप से मान रहे थे कि उनका इस बार आना शेर के मान में घुसने जैसा था। गजेंद्र रायचंद, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, ने देवांश को देखा और उसकी आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं, उसके मारे गए बेटे की नफरत जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। मीरा नायर और तीनों महिलाओं को घेरने का उसका पिछला प्रयास वास्तव में उन्हें मारने के लिए नहीं था, बल्कि उनके मुंह से देवांश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए था। अधिमानतः उसका ठिकाना भी उस तरह वह देवांश को खत्म करने और अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी को किराए पर लेने के लिए एक बड़ी रकम खर्च कर सकता था। दुर्भाग्य से नायर परिवार की ये डाइनें असहयोगी थीं। न केवल वे मौत से बच गईं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे हवा में गायब हो गई हैं, उनके निशान कहीं नहीं मिले। उसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन यह मूर्ख खुद उसके दरवाजे पर चला आया। ओए देवांश, ये पूर्वज तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में हमारे दरवाजे पर आने की हिम्मत करोगे। ये भी अच्छा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी मेरे रायचंद परिवार में? गजेंद्र रायचंद ने कहा, उसकी आंखें खून से सनी थीं, दांत पीसते हुए। देवांश ने गजेंद्र के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और बस ठंडेपन से कहा, 3 मिनट के भीतर सारे काले ऊर्जा मणि सौंप दो और तुम्हारा रायचंद परिवार जी सकता है, वरना कोई रहम नहीं होगा। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और देवांश को ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहे हों, क्या तुम पागल हो नौजवान? क्या तुम्हें लगता है कि रायचंद परिवार के पूर्वज का अर्ध महागुरु होना बस दिखावा है? गजेंद्र रायचंद भी इन शब्दों से चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। नौजवान, क्या तुम जानते हो कि अर्ध महागुरु का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब पूरे पुणे में कोई भी विरोधी नहीं बचा है। तो अगर तुम अभी घुटने टेकते हो और दया की भीख मांगते हो, तो मैं अभी भी पूर्वज से तुम्हें एक आसान मौत देने के लिए कह सकता हूँ, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम न जी सको और न मर सको। जब दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए, तब सबसे खतरनाक दरवाज़ा खुला, खून से जुड़ा हुआ। रिश्ते ढाल नहीं बने, वे हथियार बन गए। और ठीक उसी पल जब पवित्रता टूटने वाली थी, अग्नि उतरी। यह बचाव नहीं था, यह सजा थी। 1 महीने की जलती चेतना, ताकि दर्द याद रहे और मौत आसान ना लगे। फिर दरवाज़ा खुला और एक और बार, इस बार किसी घर का नहीं, एक पूरे कुल का। 3 मिनट, मनी सौंपो या नाम भी राख बन जाएगा।